कोई बहुत गहरी बात है? मैंने सवाल किया। हाँ, क्यों नहीं? ये दौर फरिश्तों का दौर नहीं है। इस दुनिया में इंसान बसते हैं, फरिश्ते नहीं। हर शख्स का एक मकसद होता है। हर शख्स की जात में एक खास मकसद पोशीदा होता है जिसे वो दूसरों से छुपाए रखता है। मुमकिन है अफजाल साहब के जहन में भी ऐसी कोई बात हो, मगर फौजिया, अगर ऐसी कोई बात है तो तुम्हें मुझे बता देनी चाहिए, मैंने कहा और वो उलझी हुई निगाहों से मुझे देखने लगी। नहीं हारून, मैं नहीं बता सकती, और सच्ची बात तो ये है कि मुझे तफसील मालूम ही नहीं है। बहरहाल इन किस्सों में क्या रखा है, जो होना है वो जरूर होगा और तुम्हारे सामने आ जाएगा। वक्त करीब ही है हारून। हाँ, ये बताओ कि वहाँ कौन कौन तुम्हारे साथ किस तरह पेश आया? वाह, अब तो मैं इतने आराम से ये बात नहीं बता सकूंगा। क्यों? फौजिया ने हैरानी से पूछा। इसकी वजह यह है कि तुमने मेरे जहन को उलझा दिया है। हारून, मैं माफी चाहती हूँ, प्लीज। मुझे यकीन है कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, फौजिया ने कहा और मुतअज्जिबाना अंदाज में मैं उसकी सूरत देखता रहा। फिर मैंने गहरी सांस लेकर फूफी जुलेखा, मामू तसद्दक और दूसरे तमाम अफराद के बारे में बताया। आखिर में शाजिया का जिक्र भी किया। क्या तुम शाजिया से वाकिफ हो? मैंने फौजिया से पूछा। हाँ, क्यों नहीं, फूफी की लड़की है ना। हाँ। कोई खास बात? फौजिया ने टटोलने वाली निगाहों से मुझे देखा। बस कुछ नहीं। उनका ख्याल है मैं उनसे इश्क करता था। शाजिया से? हाँ, कमाल है। इश्क कब शुरू हुआ? फौजिया ने मुतअज्जिबाना अंदाज में कहा। जाहिर है मैं नहीं जानता, लेकिन फौजिया साहिबा का कहना है कि मैं उन्हें खतूत भी लिखता रहा हूँ और यूरोप में मैं बस उनकी यादों के सहारे जिंदा था। बकवास करती है कमीनी कहीं की, ऐसी कोई बात नहीं है, फौजिया दांत पीस कर बोली। तुम्हें तो मालूम होगा फौजिया, क्या हारून यहाँ किसी की जात से मुंसलिक था? मैंने कहा ना, बिल्कुल नहीं, ये सब बकवास है। मेरा ख्याल है उस लड़की ने मौके से फायदा उठाने की कोशिश की है। कैसी कोशिश फौजिया? तुम भी बहुत सीधे हो भाई। वो सोच रही होगी कि तुम ज़हनी तौर पर तो कमजोर हो ही चुके हो, इसलिए क्यों ना वो अपनी जात को तुम पर मुसल्लत करने की कोशिश करे। ओह, मुमकिन है यही बात हो। मैंने भी इसका मजाक उड़ाया था। सच कह रहे हो हारून? फौजिया ने अजीब से लहजे में पूछा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने उसकी पजीराई तो नहीं की? ओ नहीं फौजिया, जाहिर है मैं इन तमाम बातों के लिए तो इस इमारत में दाखिल नहीं हुआ, मैंने जवाब दिया और फौजिया गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगी। फिर पुरख्याल अंदाज में बोली, बहरहाल वह तुम्हारी हैसियत मुस्तहकम है। तुम जो कुछ भी करना चाहोगे तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि अब हर शख्स की यही ख्वाहिश होगी कि वो तुमसे से ज्यादा नजदीक हो जाए। ये लोग जो प्रोग्राम बना रहे हैं इसमें तो नाकाम हो चुके हैं। बल्कि मैं तुम्हें मशवरा दूं हारून, अगर तुम पसंद करो तो एक काम करो। वो क्या जनाब? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम इन लोगों की बातें छुपकर सुनने की कोशिश करो। सब मातम कुना होंगे क्योंकि उनके मंसूबे धरे के धरे रह गए। वो जो कुछ चाहते थे उसमें नाकाम हो गए और जाहिर है इस बात का ताल्लुक मामूली ना होगा। मुमकिन है फौजिया, लेकिन मुझे इन तमाम बातों से क्या गर्ज? ये तो ना कहो हारून। गर्ज तो है। क्यों भला? मुझे क्या गर्ज हो सकती है? मैं तो अफजाल साहब के लिए काम कर रहा हूँ। जब तक वो चाहेंगे मुझे इस्तेमाल करेंगे और जब मना कर देंगे तो मैं खामोशी से अपना रास्ता नापूंगा। मैं तुम लोगों का इतना एहसान मंद हूँ फौजिया कि मैं तुम्हारे अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। फौजिया परेशान निगाहों से मुझे देखने लगी। इस परेशानी का मफहूम मेरी समझ से बालातर था। मैं उसकी मर्जी के मुताबिक काम कर रहा था। फिर कभी कभी उसके चेहरे पर उलझन के आसार क्यों नमूदार हो जाते थे। अच्छा ये बताओ, क्या बनाऊं तुम्हारे लिए, चाय या कोई ठंडी चीज? कुछ देर सोचते रहने के बाद उसने पूछा। जरूरी नहीं है फौजिया, रहने दो। नहीं कुछ तो। मेरा ख्याल है तुम चाय बनाने चली जाओगी और मैं यहाँ बैठा रहूंगा, इसलिए सिर्फ बैठो, मैंने कहा और वो मुझे देखने लगी। फिर मुस्कुराते हुए बोली, ग्रेस तो याद नहीं आती? नहीं फौजिया, कहाँ की बातें कर रही हो? मैं तुमसे कह चुका हूँ कि इन सारे मामलात में मेरी अपनी जात का कोई दखल नहीं है और इसलिए मैंने अपने आप को कहीं नहीं उलझाया। वैसे एक बात है हारून,
क्या? तुम बातें बहुत अच्छी करने लगे हो। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई करीब तरीन शख्स भी ये नहीं कह सकता कि तुम वो थोड़े अरसे पहले के सरदार अली हो। मेरा मतलब है हारून हो। फौजिया जल्दी से बोली। शायद वो अपने मुंह से सरदार अली का लफ्ज निकालना भी पसंद नहीं करती थी। ये सब तुम लोगों का ही अतिया है और बाहर सूरत ये ऐसा एहसान होगा मेरी जात पर जो हमेशा कायम रहेगा। सिर्फ ये? फौजिया ने अजीब से लहजे में सवाल किया। हाँ फौजिया, सिर्फ यही नहीं बल्कि तुम्हारे दूसरे एहसानात भी याद रहेंगे। मसलन मेरी बहनों के सिलसिले में तुमने जो कुछ किया है उनका कोई सानी नहीं है और बेचारे गयास की जिंदगी तुम्हारी वजह से संवर गई। क्या ये मामूली बात है? बस, फौजिया ने फिर उसी अंदाज में कहा। और क्या फौजिया? मैंने सवाल किया और उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। फौजिया जल्दी से उठ गई। शायद अफजाल साहब आ गए, उसने कहा और तेजी से बाहर निकल गई। मुझे इस बात पर हल्की सी हैरत हुई थी। फौजिया अफजाल साहब को बाप की तरह महसूस नहीं करती थी, बल्कि उसके अंदाज में एक बेहिजाबी सी थी। बाप बेटी कितने ही मूड क्यों ना हो, लेकिन बाप का एहतराम होता है जो हर हाल में जहन के गोशों में हावी होता है। लेकिन फौजिया अक्सर मुझे इस एहतराम से अलग नजर आती थी, ना जाने क्यों। अफजाल साहब अंदर आ गए। उनके होंठों पर मुस्कुराहट थी। अंदर आकर उन्होंने नहायत तपाक से मुझसे मुसाफा किया। बैठो हारून मियाँ, बैठो, उन्होंने मुस्कुराकर मेरे सामने बैठते हुए कहा। अब तो तुम बहुत बड़े आदमी हो गए हो। अफजाल साहब, आप भी ये बात कह रहे हैं? हाँ भाई सेठ हारून, जरा बाहर तो निकल कर देखो। तुम्हारे बारे में कारोबारी हलकों में धूम मच गई है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि तुम्हारा पैसा मुख्तलिफ कारोबार में लगा हुआ है। बाज लोग तुम्हारी मौत के बाद यकीनी तौर पर यह सोच कर बैठे होंगे कि तुम्हारे पैसे को आसानी से हड़प कर जाएंगे। जाहिर है मसूद साहब तो पूरे तौर पर हिसाब किताब नहीं रख सकते, लेकिन अब उनके दिलों में खलबली मच गई है। मैं कई ऐसे लोगों से मिल चुका हूं जो हर तरह तुम्हारे एहसानमंद हैं। वो तुम्हारे बच जाने की खुशी की बातें तो करते हैं, लेकिन अंदर का हाल भी उनके चेहरों से अया होता है। मैं हंसने लगा। लेकिन अफजाल साहब, मुझे इन तमाम बातों से क्या ताल्लुक? हारून मियाँ, ताल्लुक तो है और रहेगा। कैसे? मैं ये नहीं समझा। अफजाल साहब गहरी सांस लेकर बोले। वक्त से पहले समझ लेना चाहते हो हारून? उन्होंने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। वक्त से पहले? मैंने सवाल किया। हाँ, मेरा तो ये ख्याल था कि तुम अभी कदम ब कदम चलते। अफजाल साहब, मैं वही करूंगा जो आप फरमा रहे हैं। मेरा ये सवाल अभी मुनासिब नहीं है तो मैं इसे वापस लेता हूँ, मैंने मुसालिहत आमेज लहजे में कहा और अफजाल साहब मुस्कुराने लगे। तुम जिस कदर नफीस इंसान हो मैं बता नहीं सकता। ना जाने क्यों मैं तुम्हें बेटों की तरह चाहने लगा हूँ। इतनी मोहब्बत है तुमसे कि मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे एहसास है अफजाल साहब, ये बात मेरे सीने में है। हारून मियाँ, दुनिया में हर शख्स एक खौफ का शिकार रहता है। ये खौफ उसके किसी जुर्म की वजह से नहीं होता, बस ये इंसान अजीब चीज है। जी? मैंने कुछ ना समझने वाले अंदाज में कहा। अफजाल साहब किसी कदर उलझे उलझे से थे। यूं लगता था जैसे वो कोई खास बात कहने वाले हों और उसके लिए फैसला ना कर पा रहे हों कि अभी कहा जाए या ना कहा जाए। थोड़ी देर तक तो वो खामोशी से कुछ सोचते रहे। मैं भी उनकी सूरत देखता रहा था। फिर उन्होंने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम्हें कई दिन गुजर गए, क्या इस दौरान तुमने इन तमाम लोगों का तज्जिया किया है जो तुम्हारे इर्द गिर्द बिखरे हुए हैं? मसलन? मैंने सवाल किया। मैं मसूद साहब के अजीजों की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैंने सभी से मुलाकात की है। हारून बेटे, तुम एक सीधे साधे इंसान हो। मैं जानता हूँ मकरो फरेब से कभी तुम्हारा ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन मेरा ख्याल है मैंने अब तक तुम्हें जो तरबियत दी है उसके तहत तुम्हारे अंदर बेशुमार तब्दीलियां पैदा हुई हैं। क्या तुम इस दुनिया को समझने के काबिल हो सके हो? अफजाल साहब ने जवाब दिया। मैं नहीं कह सकता अफजाल साहब, वाकई दुनिया से मेरा ज्यादा वास्ता नहीं रहा, लेकिन जहां तक मकरो फरेब की बात है, बेशक मुझे इस थोड़ी सी जिंदगी में तवील तजर्बात हुए हैं। मसलन? अफजाल साहब ने पूछा। मसलन अफजाल साहब, जिस वक्त मैं देहात से चला था तो दिल में बहुत सी उमंगें और आरजुएं थी, ना जाने क्या क्या इरादे थे। जब मैं कराची पहुंचा तो मेरे साथ वाकयात पेश आए जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी।
मेरा ऐसे ऐसे लोगों से साबका पड़ा जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ थे। मैं सख्त हैरान था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे बहुत कुछ आ गया। फिर आपने बाकी कसर भी पूरी की। यानी आपके साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। मसलन इम्तिहान ले ले। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। तैयार हो? जी हाँ। तो सवाल तो मैं कर चुका हूँ। यूं समझो पूरा इम्तिहानी पर्चा यही है। अफजाल साहब ने भी मुस्कुराते हुए कहा। अफजाल साहब, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, हक भी नहीं है। मुझे आप इस खानदान के बही ख्वाह हैं, जिसका सबूत ये है कि आपने कसीर रकम खर्च करके मसूद साहब की जिंदगी देने की कोशिश की। आप दूर रहकर भी उनकी बेहतरी के ख्वाह हैं, जबकि वो लोग जो उनके सीने पर बैठे हुए हैं, दिल में लालच और हवस, उनमें से किसी को मसूद साहब से दिलचस्पी नहीं है। हारून साहब ये सुनकर खुशी से उछल पड़े। हारून, तुम उनकी बातों का अंदाजा लगा सकते हो। क्यों नहीं अफजाल साहब, बस इम्तिहान में पास। अफजाल साहब खुशी से चीखे और मैं मुस्कुराने लगा। अफजाल साहब दिलचस्पी से मुझे देख रहे थे। तो इसका मतलब है कि तुमने उन लोगों का तज्जिया कर लिया है? जी हाँ। खूब, वाकई कमाल है। नहीं अफजाल साहब, इसमें कमाल की क्या बात है। वो अब अपने खोल से कभी कभी निकल आते हैं और बेनकाब हो जाते हैं। एक वाकया मैं मिस फौजिया को सुना चुका हूँ। जुलेखा फूफी की साहबजादी हैं शाजिया। उनका ख्याल है कि मैं उनसे इश्क करता था और अब अपनी याददाश्त की गुमशुदगी की बिना पर यह बात भूल गया हूँ। वो मुझे बहुत कुछ याद दिलाना चाहती हैं, मगर उनके पास मेरी इस मोहब्बत का कोई सबूत नहीं है जो मैं उनसे करता था। अफजाल साहब, मैं जानता हूँ ये लोग मेरी बेजा खुशामदे करते हैं और इसका मकसद सिर्फ यही है कि वो लोग मुझसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मेरी तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मैं किसी की पजीराई नहीं कर सकता। अव्वल तो ये कि मैं मुनासिब नहीं समझता। दूसरी बात ये कि खुद मेरी हैसियत वो नहीं है जो वो लोग समझते हैं। मैं तो वहाँ सिर्फ आपके मफादात की निगरानी के लिए मौजूद हूँ। हारून बेटे, तुम्हारी बातें सुनकर मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं। तुम इतने नेक और सादतमंद शख्स निकलोगे मैं सोच भी नहीं सकता था। यकीन करो, मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दूं। मैं तुम्हें वो कुछ देना चाहता हूँ मेरे बच्चे, जिसका तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। हराम खोर जो मसूद साहब के सीने पर बैठे हुए उन्हीं का खा रहे हैं और उन्हीं की जिंदगी के ख्वाह हैं। सब के सब नमक हराम हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरह मसूद साहब को अपनी मुट्ठी में ले लें। जब तुम्हारी मौत की इत्तला मिली थी तो उन सब के चेहरे खुशी से खिल उठे थे। उन सब की दिली ख्वाहिश थी कि मसूद साहब उन्हें अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मकाम दे जाएं कि इसके बाद उनकी सारी दौलत पर वो ता जिंदगी ऐश कर सके। लेकिन सिर्फ मैं था जिसके दिल में ये ख्वाहिश, ये आरजू थी कि मसूद साहब होशो हवास में वापस आ जाएं और जो फैसला करें। ये सब उनके गिर्द इस तरह फैले हुए हैं कि मसूद साहब को सोचने की मोहलत भी नहीं मिलती। बेटे, तुम उन्हें एहसास दिलाओ कि वो खोटे और खरे की पहचान करें और इन लोगों के नरगे से निकल जाएं। मैं इस सिलसिले में क्या करूं अफजाल साहब? मैंने सवाल किया। तुम इब्तदा यहाँ से करो हारून, कि सबसे पहले तुम अपनी जायदाद और तमाम दौलत के बारे में मसूद साहब से गुफ्तगू करो। मैं ये नहीं कहना चाहता कि बराह रास्त उनसे उलझो, लेकिन जो कुछ करो मसूद साहब के जरिए करो, और अगर उनकी इजाज़त मिल जाए तो फिर उन सब से एक एक पाई का हिसाब लो। मैं तुम्हारी भरपूर मदद करूँगा। ओह, वो किस तरह? अगर मसूद साहब तुम्हें इजाज़त दे देते हैं तो फिर मैं तुम्हें एक आदमी मुहैया करूँगा। उसका तज़किरा भी तुम मसूद साहब से कर देना। ये शख्स मेरी रहनुमाई में उन लोगों का पोल खोल देगा और तुम उनसे एक एक पाई का हिसाब निकलवा लेना। और अगर मसूद साहब ने ये पसंद ना किया तो ये तुम्हारा काम होगा हारून कि तुम उन्हें मजबूर करो। बेहतर है, मैं कोशिश करूंगा, फिर उसके बाद मुझे क्या करना होगा उन सबको उनकी औकात पर पहुंचा देना तुम्हारा काम होगा। मसूद साहब शायद ये पसंद ना करें। क्यों? वो बेहद रहमदिल इंसान हैं। वो उनकी परवरिश करने के ख्वाहिशमंद हैं। तुम सबसे पहली कोशिश ये करोगे कि मसूद साहब सारी जायदाद वगैरह तुम्हारे नाम कर दें। इसके बाद तुम ये निज़ाम संभाल लेना। मसूद साहब को तफसील बताने की ज़रूरत नहीं, बाद में तुम उनसे निमट सकते हो। क्या मैं उनसे गुफ्तगू कर लूँ? हाँ, अगर वो ना माने तो वापस लंदन चले जाने की धमकी दे देना।
بہتر ہے، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ویسے افضال صاحب کی بات بہت سخت تھی۔ مسعود صاحب جیسے فرشتہ سیرت انسان کے ساتھ کوئی سخت رویہ عام بات نہ تھی۔ میں خود کو اس کے لیے بامشکل ہی تیار کر سکتا تھا، لیکن بہرحال افضال صاحب کا حکم تھا اور میں جو کچھ کر رہا تھا انہی کی ایما پر کر رہا تھا، اس لیے میں ان کے حکم سے انحراف نہیں کر سکتا تھا۔ فوزیہ بیٹے، خاطر نہیں کرو گی ہارون میاں کی؟ جی ابو، کیا لاؤں؟ چائے بنا لاؤ۔ کیوں ہارون میاں؟ جیسا آپ پسند کریں۔ میں نے شانے ہلا دیے۔ میں کسی قدر مزمحل سا ہو گیا تھا، بس اسی احساس سے پریشان تھا کہ مسعود صاحب سے یہ گفتگو کس طرح کروں گا۔ فوزیہ چائے بنا لائی اور ہم تینوں نے بیٹھ کر چائے پی۔ تب افضال صاحب نے میری طرف دیکھا اور بولے، ویسے وہاں کیا کہہ کر آئے ہو؟ کچھ نہیں، بس میں نے مسعود صاحب سے کہہ دیا تھا کہ چند پرانے دوستوں کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ بہت اچھا کیا، اور اکثر آتے رہا کرو، بلکہ آنے کے لیے وقت دے جایا کرو۔ یہ بتاؤ اب کب آؤ گے؟ جب آپ حکم دیں افضال صاحب، میں نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے ہر تیسرے دن ٹھیک رہے گا۔ 2 دن تمہیں کام کرنے کے لیے مل جائیں گے اور اس کے بعد میں تمہیں آئندہ کے لیے احکامات دے دیا کروں گا۔ کیوں فوزیہ، ٹھیک ہے نا؟ افضال صاحب نے فوزیہ سے تائید چاہی اور فوزیہ نے بے اختیار گردن ہلا دی۔ نہ جانے کیوں فوزیہ کے چہرے پر بھی عجیب سے تاثرات تھے، ایسے تاثرات جنہیں میں کوئی معنی نہیں پہنا سکتا تھا۔ پھر میں نے افضال صاحب سے اجازت چاہی اور افضال صاحب نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ فوزیہ، انہیں دروازے تک چھوڑاؤ، انہوں نے کہا اور فوزیہ میرے ساتھ باہر نکل آئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے خدا حافظ کہا۔ تب وہ بولی، کب آئیں گے اب؟ 3 دن کے بعد، میں نے جواب دیا۔ اچھا، خدا حافظ۔ ویسے ہارون صاحب، ایک بات کہوں؟ ضرور فوزیہ۔ اب آپ میری امانت ہیں، کسی کے جال میں نہ پھنس جائیں، فوزیہ نے کہا اور دروازے سے واپس چلی گئی۔ میں چند ساعت تو حیران کھڑا رہا، پھر کار کی طرف بڑھ گیا۔ فوزیہ کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے اور اب میں سیدھا سادہ دیہاتی نہیں تھا، میں ان الفاظ کی گہرائی سمجھتا تھا۔ میں نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی، لیکن راستے میں میرے کان سائیں سائیں کرتے رہے۔ بہت سے سوالات تھے، بہت سے الفاظ تھے اور یہ سب کے سب میرے لیے پریشان کن تھے۔ میں اپنے ذہن کو ان تمام باتوں کے لیے تیار نہیں پاتا تھا۔ میں کون تھا؟ کرائے کا ٹٹو؟ مجھے ان ساری باتوں کا حق کہاں تھا؟ اور یہ لڑکی یہاں کے دوسرے لوگوں کی طرح میری چاپلوسی نہیں کرتی تھی، نہ ہی ہر وقت مجھے دیکھ کر سہمے سہمے سے انداز میں مسکراتی تھی، بلکہ ایک طرح کا اکھڑ پن سا تھا اس میں۔ مجھے ملی تو کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر بولی، کہاں سے تشریف لا رہے ہیں جناب والا؟ اوہ خیریت، یوں لگتا ہے جیسے لڑنے کے لیے تیار ہو۔ جی نہیں، آپ سے بھلا کون لڑ سکتا ہے؟ وہ بدستور نخریلے انداز میں بولی۔ کیوں نہیں لڑ سکتا؟ جہاں پناہ جو ہیں آپ، اس نے جواب دیا۔ واہ، یہ کوئی نیا خطاب ہے؟ صرف خطاب نہیں، تمام لوگ یہی سمجھتے ہیں، طاہرہ نے جواب دیا۔ خیر جناب سمجھتے ہوں گے، آپ فرمائیے یہ لڑائی کا موڈ کیوں بنا ہوا ہے؟ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اوہ، مجھے تو اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ پیدا کرنی چاہیے تھی۔ سوری جہاں پناہ، ذرا سی غلطی ہو گئی، طاہرہ نے کہا اور میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ اندر جانے کی بجائے اگر باغ کے گوشے میں چلیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ خیریت، آپ تو بڑے مشینی انداز میں بول رہی ہیں۔ ہاں کیا کروں، دراصل حافظہ بہت خراب ہے، بہت ساری باتیں یاد نہیں رہتی، بڑی مشکل سے ریہرسل کرائی گئی ہے مجھے، اور بس آپ چلیے ورنہ ممکن ہے میں کچھ بھول بھی جاؤں، طاہرہ نے کہا اور میں متحیرانہ انداز میں اس کی شکل دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں باغ کے اس گوشے میں تھا جہاں ایک بار میری ملاقات شازیہ سے ہو چکی تھی اور جو اس دن کے بعد مستقل مجھ پر مسکراہٹوں کے تیر برساتی رہتی تھی۔ بیٹھ جائیے، طاہرہ نے کہا اور میں بیٹھ گیا۔ پھر وہ مسکرانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے مجھ سے بولی، جی فرمائیے، اس نے کہا اور میں تعجب سے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ میں کیا فرماؤں؟ ارے دیکھا نا، میں پھر بھول گئی، دراصل فرمانا مجھے ہے۔ ہاں تو اب بتائیے کہ یورپ میں کبھی آپ نے کسی سے محبت کی؟ جی، میں تعجب سے بولا، نہیں کی، میں نے تو نہیں کی اور نہ میں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ یہ سوال کیوں کر رہی ہیں۔
भाई जवाब देते रहिए, आपको सवाल करने की इजाजत नहीं है। मुझसे यही कहा गया है कि मैं आपको कुछ बोलने का मौका ना दूं। किसने कहा है आपसे ये सब कुछ? सॉरी, इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, ताहिरा बोली। ताहिरा, आप मुझे परेशान कर रही हैं। आपने वापस आकर खुद को परेशान कर दिया है। भला क्या जरूरत थी वापस आने की? न जाने किस किस की दुआओं से तो आप मरे थे और न जाने किस की बद्दुआ से जिंदा हो गए। ताहिरा नाक चढ़ाकर बोली। मैं अहमकों की तरह उसकी सूरत देखे जा रहा था। आप न जाने क्या कह रही हैं, मेरी समझ में बाखुदा कुछ नहीं आ रहा। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब देते रहें। आपको सवाल करने की क्या जरूरत है? हाँ, तो आपने यूरोप में किसी से मोहब्बत की है? नहीं, मैंने जवाब दिया। यहाँ किसी से शुरू करने का इरादा है? अभी तक तो नहीं। क्या शाजिया की निगाहों के तीर बेअसर रहे हैं? कतई, मैंने जवाब दिया। बहुत खूब, समझदारी की बात है। अब जरा दूसरी बात बताइए। वो क्या? मेरे लिए कोई चांस है? क्या मतलब? मैं आपको कैसी लगती हूँ? उसने सवाल किया। बड़ी तेज लड़की थी, लेकिन खरी गुफ्तगू कर सकती थी और ये बात उसकी शुरू से अब तक पसंद थी। बस मुनासिब लगती हो। ये मुनासिब इतना है कि आप मुझसे इश्क करने लगे। मेरा मतलब है कि अगर मैं कोशिश करूं तो। उसने सवाल किया। मेरा ख्याल है आपकी गुफ्तगू मुनासिब नहीं है मिस ताहिरा। कतई मुनासिब है, क्योंकि वालिदैन जो हिदायत देते हैं वो जैसी भी हो मुनासिब होती हैं। अब आप इस गुफ्तगू का पसे मंजर समझ लें। आप मर चुके थे और नाना मियाँ की मौत का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि उसके बाद इस बात का इम्कान था कि उनकी जायदाद तकसीम हो जाएगी उन लोगों में, और लोग इसलिए मुतमईन थे कि जायदाद के ख्वाह कितने ही हिस्से हों, हर एक को इतना मिलेगा कि उसके दलदर दूर हो जाएंगे। लेकिन आप फिर अचानक जिंदा होकर वारिद हो गए और एक हलचल मच गई। मैं क्या बताऊं, जिन चेहरों पर आपके लिए खुशियां सजी हुई थी उनके अंदर क्या हाल था। हर एक अफसुर्दा और मलोल था। फिर एक एक्टिंग हुई और उसी मीटिंग में बैठकर आइंदा सूरत हाल के बारे में सोचा गया। ये तय किया गया कि हारून मियाँ तो सदा के गाउदी हैं, वो हमारे दरमियान क्या मुदाखलत करेंगे। अलबत्ता ये बात जरूर है कि हमारी उम्मीदों पर ओस पड़ गई है। यानी जाहिर है अब तो जायदाद आप ही को मिलेगी और आप ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं कि हमारी इसी तरह परवरिश करें जिस तरह नाना मियाँ कर रहे हैं। चुनाचे अब गनीम दूसरी चालें सोचकर सामने आ रहा है। वो लोग खुश नसीब हैं जिनकी कोई ना कोई बेटी मौजूद है, जैसे जुलेखा खाला और मेरी अम्मी नाहिद या मामू तसद्दक, जिन्होंने फौरन अपनी बेटी को यहाँ आने का तार दे दिया है। ओहो, मामू तसद्दक की भी बेटी है? जी हाँ, नादरा साहिबा शहर में तालीम हासिल करती हैं, ताहिरा ने जवाब दिया। खूब, तो फिर इन बेटियों का क्या होगा? होगा क्या, सबकी सब आप पर चारों तरफ से जाल डालेंगी। अब ये शिकारी की किस्मत है कि मछली जिसके भी जाल में फंस जाए। क्या शाजिया इसके लिए कोशिश नहीं कर चुकी? आपको खुदा की कसम सही जवाब दें, ताहिरा ने पूछा और मैं सर खुजाने लगा। हाँ, लेकिन उसने तो एक अनोखी बात कही है। वो क्या? उनका कहना है कि मैं बचपन से उसे चाहता हूँ और उसे खत भी लिखा करता था। हालांकि मुझे एक भी खत याद नहीं है। हारून साहब, क्या आप लोगों को पत्थर मारते हैं? नहीं। किसी तौर अपने आप को पागल समझते हैं? मेरा ख्याल है नहीं। आपके ख्याल से क्या होता है? ये सब तो यही समझते हैं। उनका ख्याल है कि हवाई जहाज के हादसे ने आपको बिल्कुल नाकारा कर दिया है। आप सोचने समझने के काबिल नहीं रहे। जिसने एक छलांग लगाई वो खंदक के पार चला जाएगा। और मेरा ख्याल है इस सिलसिले में सबसे पहली कोशिश मोहतरमा शाजिया ने फरमाई है। उन्हें जब हिदायत दी जा रही थी तो इत्तेफाक से मैंने भी सुन लिया। उनसे कहा गया था कि वो तमाम तर कोशिश इस बात की करें कि हारून को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि वो बहुत पहले से शाजिया से मंसूब है। फूफी जुलेखा अक्सर यही कहती हैं कि हारून और शाजिया तो पैदा ही एक दूसरे के लिए हुए हैं, मगर बदकिस्मती से मेरी माँ यानी आपकी फूफी नाहिद साहिबा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका ख्याल है कि असल में मेरी पैदाइश आपके लिए हुई है, बल्कि यूं समझा जाए कि मुझे पैदा ही आपके लिए किया गया है। ये शाजिया साहिबा गलत फहमी में हमारे दरमियान आकूदी हैं, वरना ये सिर्फ खाला जुलेखा की गलत हरकत हैं।
वो शाजिया को आपसे मंसूब करने के लिए ऊंची हरकत करती हैं, वरना आप पर पहला हक मेरा और सिर्फ मेरा है। क्या मतलब? मैंने ताज्जुब से कहा। जी हाँ, आप पूरी बात सुने मेरी। मोहतरमा अम्मी और वालिद साहब इस बात पर बजीद हैं कि मैं अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाऊं और आपको इस तरह जकड़ूं जैसे मकड़ी मक्खी को अपने शिकंजे में कसती है। मिजाल है आपकी कि आप इधर उधर देख भी लें। दरअसल मेरे वालिदैन को मेरे हुस्न पर बड़ा नाज है, लेकिन आईना मैं देखती हूँ, वो नहीं। ताहिरा साहिबा, आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल दुरुस्त कह रही हूँ। आपको पता है हारून साहब, मैं इस वक्त यहाँ क्यों आई हुई हूँ? जी, ये सब मुझे तरबियत देकर भेजा गया है। पहले मुझे रिहर्सल कराई गई थी कि मैं यूं मुस्कुराऊं, यूं लचकूं, इस तरह से चाल में तब्दीली पैदा करूं, इस अंदाज से बाल बांधूं, इस तरह से आपको देखूं कि आपके सारे होशो हवास रुखसत हो जाएं, और उसके बाद बस मैं हूं और आप हों। आप मुझे अपनी कार में लिए सड़कों पर घूमें, और जब मैं आपके सामने ना हो तो आप दीवाना वार मुझे तलाश करें। आप किसी से गुफ्तगू करें तो खोए खोए लहजे में, आपका अंदाज ऐसा हो जैसे कोई चीज गुम हो गई हो, और ये सारी बातें मुझी को करनी है। समझे जनाब हारून साहब, मुझे ये सब कुछ करना है। ताहिरा ने कहा। मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन मिस ताहिरा, आप ये सारी बातें मुझे क्यों बता रही हैं? सचमुच ही पागल हो गए हो हारून, वो बिफरे हुए अंदाज में बोली। क्या तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि तुम्हारे खिलाफ क्या कुछ हो रहा है? मेरे खिलाफ? हाँ, तुम्हारे खिलाफ। क्या हो रहा है ताहिरा? तुम्हें कुछ पता नहीं है? क्या वाकई तुम्हें कुछ मालूम नहीं है? नहीं हारून, देखो, समझने की कोशिश करो, प्लीज समझो हारून। रिश्तेदार बिलाशुबा काबिल एहतराम होते हैं और उनसे मोहब्बत भी की जाती है, लेकिन जब इस मोहब्बत में एक नफरत अंगेज लालच बसा हुआ हो तो फिर हम उसे मोहब्बत नहीं कह सकते। ये मोहब्बत के पाक नाम की तौहीन है। ये सब हवस के गुलाम हैं। इन सब की ख्वाहिश है कि किसी तरह सोने की ये कान उन सब के हाथ में आ जाए। हारून साहब, मैं फरिश्ता नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आपको मैं कोई धोखा नहीं देना चाहती। अगर कभी कोई आपको मेरे लिए मजबूर करे तो आप नफरत से मेरे मुंह पर थूक दीजिए। आप यकीन करें, अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको अजीम इंसान समझूंगी। आपको किसी भी सूरत अपने इन नमक हराम रिश्तेदारों को उनकी मजमूम साजिशों में कामयाब नहीं होने देना चाहिए। मैंने दूसरी गहरी सांस ली। ताहिरा, आप ऐसा क्यों चाहती हैं? क्या मतलब? क्या आप मुझे कबूल करने के लिए तैयार हैं? मुमकिन है तैयार हो जाऊं, लेकिन जनाब मैं कभी तैयार नहीं होंगी, ताहिरा ने पुरज़म लहजे में कहा। आखिर क्यों? जब आपने मुझे अपना राजदार बना लिया है तो फिर इतनी सी बात बताने में गुरेज क्यों कर रही हैं? आपका क्या ख्याल है? ताहिरा ने चुभती निगाहों से मुझे देखा। मैं नहीं जानता। मैं समझती हूँ आपके जहन में क्या ख्याल है। भला क्या? आप कोई फिल्मी कहानी सोच रहे होंगे। आपका ख्याल होगा कि मैं किसी गरीब नौजवान को चाहती होंगी। मैंने उससे शादी का वादा कर लिया होगा और उसके लिए मैं अपने वालिदैन को रुसवा करके एक अजीम कुर्बानी दे रही हूँ, और ये कुर्बानी किताब मोहब्बत में खूबसूरत अल्फाज से लिखी जाएगी। मुमकिन है ऐसा हो, मैंने मुस्कुराकर कहा। क्या यूरोप में अब भी ऐसी फिरसोदा फिल्में बनाई जाती हैं? तो आप खुद ही बता दें। बस हारून साहब, आप मुझे इसलिए पसंद नहीं हैं कि आप बेहद दौलतमंद हैं, और मेरे वालिदैन को आप नहीं, आपकी दौलत पसंद है। फिर मैं इस दौलत के हसूल का जरिया क्यों बनूं? माफ कीजिएगा, मैं इसे अपनी जात के लिए गाली समझती हूँ। बाज वालिदैन बेटियों को दौलत के तराजू में तोलकर वो बन जाते हैं जिसे उर्फ़े आम में हम बहुत बुरा समझते हैं। मैं एक जात में जिंदा हूँ और जिंदा रहूंगी। मैं किसी के सुनहरे ख्वाबों की ताबीर नहीं बनूंगी, समझे आप? मैं तुम्हारे इस जज्बे की कदर करता हूँ ताहिरा। खलूसे दिल से कहें। बिल्कुल खलूसे दिल से कह रहा हूँ। अगर नाना बिया भी इसरार करें तब भी आप मुझसे शादी के लिए तैयार ना हो। एक बार सच्चे दिल से मुझे बहन कहें। हाँ ताहिरा, तुम मेरी बहन हो, सगी बहन। मर्द की जुबान एक होती है ना, भाई की जुबान भी एक होती है। शुक्रिया, आपने मेरे वजूद की इज्जत रख ली है।
मैं आपकी एहसान मंद हूँ, ताहिरा ने जज्बाती आवाज में कहा। उसका लहजा भर्राया हुआ था। तशरीफ लाइए बहन साहिबा, लाज रखना होगी इस रिश्ते की। खुदा की कसम जान हाजिर है, ताहिरा ने कहा। मैं उसे लिए हुए अपने कमरे में आ गया। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। और क्या हो रहा है यहाँ मेरे खिलाफ? ये नाकारा लोग जो कुछ कर रहे हैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने सिर्फ बेटियों का सहारा लिया है। अब से चंद दिन पहले वो यकजा हो गए थे, लेकिन अब उनके दरमियान दोबारा रकाबतें शुरू हो गई। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इससे ज्यादा कुछ नहीं और कुछ नहीं। ताहिरा, अब आप इस घर में मेरी दस्ते-रास्त बन चुकी हैं। मैं आप पर मुकम्मल एतमाद करता हूँ। आपको मेरे मफादात की निगरानी करना होगी। एक शर्त है। बताए बगैर मंजूर, मैंने कहा और ताहिरा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इतना एतमाद हो गया मुझ पर? वो बोली। हाँ ताहिरा, हर इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक लम्हा होता है, सिर्फ एक लम्हा जिसमें उसे बहुत कुछ मिल जाता है। मुझे तुम्हारी मोहब्बत मिल गई है और मैं तुम पर जिंदगी का सबसे बड़ा एतमाद करने के लिए तैयार हूँ। शर्त सुन लें आप, वो बोली। शर्त नहीं, बहन का हुक्म कहो। चलिए यही सही, तो मेरा हुक्म है जनाब कि आप किसी के कितना जोर देने पर भी इस खानदान की किसी लड़की से शादी नहीं करेंगे। आप जब भी शादी करेंगे किसी बाहर की लड़की से, बल्कि मेरा तो ख्याल है कुछ इश्क विश्क कर डालें। आपके लिए तो बड़े मौके हैं। कोई अच्छी सी लड़की देखो, तुम्हारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। किसी गरीब सी लड़की को जिंदगी की तमाम खुशियां बख्श दो, जिसने कुछ कभी ना देखा हो। ताहिरा, मेरे सीने में भी एक राज पोशीदा है, अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन खुदा की कसम जिसे मैं ये राज बताऊंगा वो हस्ती सिर्फ तू होगी। राज? कोई बहुत गहरा राज है क्या? हाँ ताहिरा, बहुत ही गहरा। ठीक है, मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी जनाब हारून साहब, बल्कि इसी एतमाद के सहारे ये बात कह रही हूँ जो आपने अभी अभी मुझे बख्शा है। आप अगर अपना कोई राज फिलवक्त मुझे नहीं बता रहे तो यकीनन ऐसी ही कोई बात होगी, और मैं अपने भाई को मजबूर नहीं करूंगी। मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ ताहिरा, बिलाशुबा तुम अजीम हो। बस बस फजूल बातें बंद। कोई अजीम नहीं है। हाँ, बहन होने की हैसियत से जो अजमत मुझे मिल सकती थी वो आपने अनायत फरमा दी है। चुनाचे इतना ज्यादा बार न डालिए मुझ पर कि मैं संभाल ना सकूं, यानी पागल हो जाऊं और सबसे पहला पत्थर आप ही को मार दूं। ताहिरा ने कहा, फिर उठ खड़ी हुई। अब मुझे इजाजत दें, न जाने लोगों की क्या हालत होगी। क्या मतलब? भाई, मसला यह है कि आपकी हर जुम्बिश पर कड़ी निगाह रखी जाती है। लोग बड़ी अजीब निगाहों से देखते हैं आपको। बस यूं लगता है जैसे कोई चलता फिरता सोने का पहाड़ हो, जिसे हर शख्स अपने बाजुओं में समेट लेने के लिए तैयार हो। चुनाचे इस वक्त आप मुझे साथ लिए हुए इस गोशाए खास में आए हैं, इस बात की इतनी चामगोइयां हो रही होंगी कि बस खुदा की पनाह, और मेरे अम्मी अबू वो तो खुशी से फूले नहीं समा रहे होंगे। वो जानते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को तालीम इसीलिए दिलाई है कि वो जिस तरफ भी हाथ डाले कामयाबी उसकी मुंतजिर हो। ताहिरा ने कहा और हंस पड़ी। ठीक है, लोगों की गलतफहमियां जल्द ही दूर हो जाएंगी, मैंने कहा और ताहिरा कमरे से निकल गई। मैं अजीब सी निगाहों से उसे जाते देखता रहा था। बिलाशुबा काबिल एहतराम लड़की थी। उसका जितना भी एहतराम किया जाता कम था। इतनी साफ गो, इतनी अच्छी तबीयत की मालिक कि बस पूजने को दिल चाहे। उसकी गुफ्तगू का एक एक लफ्ज मेरे जहन पर नक्श होकर रह गया था, और मैंने सोचा कि ताहिरा के लिए हमेशा बेहतर सोचूंगा। जो गलती की है उसके वालिदैन ने, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। चुनाचे उसकी वजह से उसके वालिदैन को भी माफ किया जा सकता है। बाहर सूरत उसके बाद में अफजाल साहब के दूसरे हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार हो गया। मैं मसूद साहब के कमरे में पहुंच गया और वो मुझे देखकर खुशी से मुस्कुराने लगे। घूम आए बेटे? जी दादा जान। कहाँ कहाँ गए थे? बस मुख्तलिफ जगहों पर। दोस्तों से मुलाकात हुई? नहीं, जिन लोगों के पास गया था पता चला कि वो यहाँ मौजूद नहीं है, मैंने जवाब दिया। ओह, कुछ मालूम नहीं हो सका उनके बारे में कि कहाँ गए? बहुत पुराने शनासा थे दादा जान, न जाने बेचारे कहाँ चले गए। बाहर सूरत और भी हैं, मिलता ही रहूंगा।
मैंने कहा और दादा जान मुस्कुराने लगे। मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ दादा जान। हाँ हाँ जरूर, लेकिन बिल्कुल तन्हाई में। यहाँ कौन है इस वक्त, और अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि यहाँ कोई आ जाएगा तो मैं मुलाजिम को बुलाकर हिदायत दे देता हूँ, दादा जान ने कहा और मुलाजिम को बुलाने के लिए घंटी बजा दी। ये मुलाजिम 24 घंटे उनके दरवाजे पर मौजूद रहता था। मुलाजिम अंदर आया तो दादा जान ने उसे हिदायत की कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए, चाहे वो कोई भी हो। फिर वो मुझे देखने लगे। उनकी आंखों में फख्र इंसबात की चमक थी। कहो बेटे, क्या कहना चाहते हो? दादा जान, मैं आपकी नेक दिली से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं जानता हूँ कि आप वसीउल कल्ब और नहायत कुशादा जहन के मालिक हैं। आपकी सोच में अजमत है, लेकिन दादा जान, क्या आप ये पसंद करेंगे कि इस अजमत को लोग नाजायज तरीके से इस्तेमाल करें? हरगिज नहीं। कौन है? क्या बात है? खुलकर बताओ, दादा जान ने कहा। कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बताना चाहता, बस चंद जरूरी बातें हैं। कहो, जायदाद वगैरह का निगरान कौन है? ओह, मुख्तलिफ लोग। तसद्दक जमीनों और इमारतों की देखभाल करता है, वही किराए वगैरह वसूल करता है। लाहौर की दोनों फैक्ट्रियां उसी की जेर निगरानी है। अमजद अली कराची के दोनों मिल चला रहा है। ये काम मुख्तलिफ लोगों में बटे हुए हैं। इन सब के हिसाबात कौन देखता है? महमूद अली, वो जनरल मैनेजर है। इसके अलावा चंद वकला हैं और भी बहुत से लोग हैं। मगर ये सवाल क्यों किया है तुमने? दादा जान, मैं इन तमाम चीजों को अपनी तहवील में लेना चाहता हूँ। अजीब इत्तफाक है, आज ही मैंने फोन पर जहांगीर से बात की है। जहांगीर कौन है? हमारा खानदानी वकील। अजीजों से बढ़कर है। जितना हमारा बही ख्वाह वो है और कोई नहीं। जहांगीर साहब से मैंने कह दिया है कि इंतजामात से लेकर मैं आखिरी कार्रवाई करना चाहता हूँ, यानी तुम्हारी अमानत तुम्हारे सुपुर्द कर दूं। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी बेटे, लेकिन तुम्हारे जहन में ये ख्याल क्यों आया? मैं यहाँ के रंग ढंग दूसरे देख रहा हूँ दादा जान। जहाँ लोगों के दिलों में मोहब्बत से ज्यादा लालच है। ये बात मैं जानता हूँ बेटे, और खुद भी तुमसे यही कहना चाहता था। इन सब की जरूरियात का ख्याल रखो, लेकिन उन्हें दूसरे मौके ना दो। ठीक है दादा जान, तो आप इन लोगों में ऐलान कर दें। जरूर कर दूंगा, बेफिक्र रहो, दादा जान ने कहा और किसी सोच में डूब गए। तब अचानक मैंने पूछा, दादा जान, अफजाल साहब से हमारा क्या ताल्लुक है? अफजाल साहब? दादा जान चौंक पड़े। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, उसका ताल्लुक हमारे खून से नहीं है, लेकिन उन्होंने परवरिश तो यहीं पाई है। हाँ बेटे, लेकिन अगर वो कोई नेक इंसान होता तो उसे भी खानदान में ही मकाम देता। आपको कैसे मालूम? स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ, मैंने जमानत कराई। जुए खाने चलाता था, छापा पड़ा, यहाँ भी मैं काम आया। कई बार जेल जा चुका है। ऐसे आदमी को मैं अपने खानदान में किस तरह बर्दाश्त करता? ओह, आपको यकीन है दादा जान? मैंने शदीद हैरत से पूछा। जो कुछ मैं उसके लिए कर चुका हूँ वो तो मेरे इल्म में है। उनके बीवी बच्चे? ऐसे लोग कहीं शादी करते हैं हारून? दादा जान बोले। उन्होंने कभी शादी नहीं की, कभी नहीं, दादा जान ने कहा, और उसके बाद उनसे कुछ पूछने की जरूरत ना हुई। थोड़ी देर के लिए दादा जान के साथ रहा, लेकिन जहन में साएं साएं हो रहा था, आंखों में तारीकी छा रही थी। वापस अपने कमरे में आया और दरवाजा बंद कर लिया। अफजाल साहब, जराइम पेशा, शिराज, ग्रेस, मेरा अगवा और फिर तरबियत, हजारों रुपए का खर्च, और फौजिया अफजाल साहब की बेटी। सारी बातें आपस में गुडमुड हो रही थीं। फौजिया और अफजाल साहब भी फ्रॉड हैं, लेकिन क्यों? दादा जान से इजाजत लेकर चला आया और अपने कमरे में आकर बिस्तर पर गिर पड़ा। दिमाग दुखने लगा था, सख्त परेशान था मैं। अफजाल साहब भी दूसरों से मुख्तलिफ नहीं है, उनके जहन में भी कोई गड़बड़ है। और ये फौजिया, ये लड़की भी झूठी है, उसके अंदाज भी मसनूई है। न जाने कितनी देर तक कौन कौन से हालात से गुजरता रहा। अफजाल साहब ने एहसानात किए थे, लेकिन इन एहसानात के एवज वो भी मुझे जराइम की जिंदगी में ला रहे थे। मैं जराइम की दुनिया में नहीं आना चाहता था। इस तरह रमजान ही क्या बुरा था? मैं क्या करूं? सिवाय इसके और कुछ नहीं कर सकता था कि दादा जान को हकीकत बता दूं।
लेकिन अब तो मामला अफजाल साहब का भी नहीं था। दादा जान जिन्हें हारून की जिंदगी की खबर ने नई जिंदगी बख्श दी थी, फिर जिंदा दरगोर हो जाएंगे। और किसी जिंदा दरगोर इंसान को इस बात से क्या दिलचस्पी कि दौलत कौन लूट रहा है। दादा जान को ये बात बताना मुनासिब नहीं। कोई फैसला ना कर सका, दुखते हुए जहन से सोचता रहा और फिर अफजाल साहब से ही साफ साफ बात करने का फैसला कर लिया। दूसरे दिन फिर कार लेकर निकल आया और अफजाल साहब के घर चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद उनके मकान के सामने था। आज भी फौजिया ने ही दरवाजा खोला था। मुझे देखकर खुशी से खिल उठी। ओह आप आइए, आज तो मैं तन्हा हूँ, वो मुसरत से बोली। तन्हा क्यों? अफजाल साहब गुजरावाला गए हुए हैं। कब? सुबह ही सुबह, शायद कल वापस आ जाएंगे। वो मेरे साथ आगे बढ़ी और हम दोनों ड्राइंग रूम में आ गए। और कैसी हो फौजिया? मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं क्या सुनाऊं, बस खादिम हूँ तुम लोगों का। क्या बात है, क्या इंकिसारी का कोई कोर्स हो रहा है? फौजिया ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं फौजिया, मैंने गलत तो नहीं कहा। जाहिर है मैं तुम लोगों का खादिम हूँ। अफजाल साहब ने और तुमने मेरे ऊपर मेहनत की है, वरना मैं क्या था, एक गरीब देहाती। तुम्हें तो मेरे माहौल का अच्छी तरह अंदाजा है। तुमने एक देहाती शख्स को जमीन से उठाकर अर्श पर बिठा दिया। वो तुम्हारा खादिम नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जनाब खादिम साहब, अब तो आप अर्श पर पांव लटकाए बैठे हुए हैं, लिहाजा ऐसी बातें ना करें। क्यों, अपनी हैसियत भूल जाऊं फौजिया? भाई क्या फजूल बातें हैं, क्या हैसियत है आपकी? आप ये बात मानने से क्यों इनकार कर रहे हैं? क्या आप इस वक्त लाहौर के बहुत बड़े रईसों में से हैं? इसलिए कि मैं नहीं हूं फौजिया। हारून प्लीज। नहीं फौजिया, कभी कभी तो मेरी असलियत मुझे बख्श दिया करो, कभी तो मुझे सरदार अली कह दिया करो, मैंने जज्बाती लहजे में कहा और फौजिया ताजुब खेज निगाहों से मुझे देखने लगी। हारून? हारून नहीं, सरदार अली। क्यों, आखिर क्या हो गया? क्या कोई खास बात है? आज तुम इस बात पर इसरार क्यों कर रहे हो? फौजिया ने सवाल किया। मैंने कहा ना फौजिया, मैं किराए का हारून हूँ और अपनी असलियत इंसान को दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा अजीज होती है। जो लोग वक्ती हालात से मुतासिर होकर अपनी असलियत फरामोश कर बैठते हैं, वो कभी सुकून नहीं पाते। तुम बेसुकून हो सरदार अली? फौजिया ने पूछा। हाँ फौजिया। आखिर क्यों? इसलिए कि जो माहौल मुझे दिया गया है वो मेरे काबिल नहीं है। उसकी वजह, मसूद साहब इतने नेक दिल और फरिश्ता सिफ्त इंसान हैं कि उन्हें धोखा देते हुए डर लगता है। मेरा भी कोई है फौजिया और मैं उन्हें चाहता हूँ। मेरे माँ बाप और बहनें मेरी जिंदगी का सरमाया है। जब कभी मैं ये तसव्वुर करता हूँ कि उनकी औलाद उनके दिए हुए नाम से भी मंसूब नहीं रह सकती, तो मुझे बड़ा दुख होता है। ये सारा माहौल, ये जिंदगी जो मुझे अता की गई है, बेशक बहुत हसीन, बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसमें मेरे बहन भाई शामिल नहीं हो सकते, इसमें मेरे माँ बाप शरीक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते सरदार अली? एक मुस्तकिल हैसियत इख्तियार कर जाओ, इन छोटे छोटे हंगामों से निमट लो, तो फिर उनके साथ रहना कौन रोकेगा तुम्हें? मकसद तो सिर्फ इस वक्त का है। फौजिया, खलूसे दिल से ये बात कह रही हो? मैंने सवाल किया और फौजिया चौंक कर मुझे देखने लगी। उसके चेहरे पर हल्के से कर्ब के आसार उभर आए और उसने गर्दन झुका ली। ना जाने मेरे इस सवाल ने उसके जहन की कौन सी दुखती रग पकड़ ली थी। जवाब दो फौजिया, क्या खुलूस से ये सब कुछ कह रही हो? खुलूस, वो सहमे हुए अंदाज में बोली, फिर इधर उधर देखने लगी। हाँ, खलूस ही की बात कर रहा हूँ। आज तुम्हें क्या हो गया है हारून? मैंने कहा कि हारून नहीं, सरदार अली, सिर्फ सरदार अली। तो तुम एक बार फिर हारून से सरदार अली बन गए हो। हाँ फौजिया, घर से निकला था अपनी बहनों के लिए खुशियां तलाश करने, उनकी शादी के लिए दौलत कमाने। कराची पहुंचा तो वहां मसाइब ने इस्तकबाल किया और नादानिस्तगी में एक ऐसी जगह जा फंसा जो जराइम पेशा लोगों की थी। जहन अगर मुजरिमाना कार्रवाइयों को कबूल करता तो रमजान को ना छोड़ता। मामूली सी बात थी फौजिया, लेकिन जिस वक्त मुझे मालूम हुआ कि वो शराब कशीद करता है और उसे फरोख्त करता है और मैं भी उसका आलायकार हूं, तो मुझे मेरे ज़मीर ने मलामत किया और मैंने नफरत भरे अंदाज में रमजान के बारे में सोचा।
फौजिया, मैं जराइम की दुनिया का इंसान नहीं हूँ, बस एक गरीब देहाती मामूली से काम में ही खुश रह सकता हूँ। तुमने मुझे जो कुछ बख्श दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इसे मुसलसल ना चला सकूंगा। क्या तुम्हें भी कोई जहनी सदमा पहुंचा है सरदार अली? फौजिया ने पूछा। मुझे एक बात का जवाब दोगी फौजिया? पूछो। मैं तुम्हारे सच और झूठ को परखना चाहता हूँ। क्या इतने अरसे में मेरी और तुम्हारी मुलाकातों में क्या अभी तक वो रब्त पैदा नहीं हो सका जो इंसानों को एक दूसरे से करीब कर देता है, जो मसलहत का हर लिबास उतार कर फेंक देता है? बताओ फौजिया, हमारे दरमियान ये रब्त पैदा क्यों नहीं हो सका? सरदार अली, तुम कैसी बातें कर रहे हो? फौजिया, तुमने ढके छुपे अल्फाज में मुझसे चाहत का इजहार किया। क्या ये इजहार भी उसी तरह मसनूई है जिस तरह मैं हारून हूं? मैंने सवाल किया और फौजिया की आंखों में कर्ब नजर आने लगा। वो अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी। मुझे सिर्फ मेरी बात का जवाब दो फौजिया। मुझ पर यकीन करोगे सरदार अली? हाँ फौजिया, वादा करता हूँ यकीन कर लूंगा। तो सरदार अली, मैं तुम्हें खुलूस दिल से चाहने लगी हूँ। मैं अब तुम्हारी जिंदगी से अलहदा होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। एक बात का जवाब और दो फौजिया। पूछो। क्या मैं सारी जिंदगी हारून रहूंगा? इसमें कोई हर्ज है सरदार अली? तुम खुद जवाब दो। मैं अपनी पिछली जिंदगी किस तरह फरामोश कर सकता हूँ? क्या ये बात मुमकिन है? मैंने कहा। हाँ मुमकिन है सरदार अली। मुझे देखो, मैं भी तो इसी कर्ब का शिकार हूँ। यहाँ हर शख्स मसनूई है सरदार अली। यहाँ हर शख्स न सिर्फ दूसरों को बल्कि अपनी जात को भी फरेब देता है। दुनिया इसी डगर पर चल रही है सरदार अली। हमारी राहें अनोखी नहीं हैं। तुम किस फरेब का शिकार हो? सारे शीशे एकदम तोड़ दोगे सरदार अली? कुछ तो रहने दो। जज्बाती होकर मैं सिर्फ खुद को नहीं बल्कि दूसरों को भी खो बैठूंगी। तुम किस कर्ब का शिकार हो फौजिया? मैंने जुनूनी अंदाज में पूछा और फौजिया गौर से मेरी सूरत देखने लगी। मैं फौजिया नहीं हूँ सरदार अली, मैं भी अपनी असलियत खो बैठी हूँ। फौजिया गहरी सांस लेकर बोली। तुम फौजिया नहीं हो? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, मैं फौजिया नहीं हूँ। फिर कौन हो तुम? मैं नजमा हूँ, सिर्फ नजमा। फौजिया क्यों बन गई? हालात के भंवर में फंसकर। क्या मतलब? उठो सरदार अली, आज अफजाल साहब घर पर नहीं हैं, इसलिए इन सारी बंदिशों को चंद लम्हात के लिए तोड़ दें। आओ मेरे साथ चलो। वो उठ गई। मैं भी बादले नख्वास्ता उठ गया था। वो जिस हालत में थी उसी तरह बाहर निकल आई और कार में आ बैठी। चलो, मकान यूं ही छोड़ दोगी फौजिया? दुनिया छोड़ रही हूं, इस मकान का क्या है? फौजिया कर्ब से बोली। खुदा के वास्ते जल्दी चलो। और मैंने कार स्टार्ट कर दी। फौजिया मुझे रास्ते बताती रही और थोड़ी देर के बाद हम एक शानदार अस्पताल पहुंच गए। फौजिया कार से उतरकर मेरे साथ चल पड़ी और फिर अस्पताल के एक खास कमरे पर पहुंचकर वो अंदर दाखिल हो गई। एक बिस्तर पर एक बुजुर्ग दराज थे। उनके नजदीक फल रखे हुए थे। एक नर्स उनकी खिदमत पर मामूर थी। उसने मुस्कुराकर फौजिया को देखा और बाहर निकल गई। नजमा बेटी, आज खिलाफे तवक्को आ गई? हाँ अब्बा मियाँ, सरदार अली को आपसे मिलाने लाई हूँ। सरदार अली, ये अब्बा मियाँ है मेरे वालिद साहब। 4 साल से टीबी के मर्ज का शिकार थे, आखिरी स्टेज पर पहुंच गए थे, लेकिन अफजाल साहब ने हमारी मदद की। आज मेरे अब्बा मियाँ ठीक हैं और बहुत जल्द ये अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। डॉक्टर का ख्याल है कि ये अब तंदुरुस्त हैं। हाँ बेटे, कुदरत के खेल अनोखे होते हैं। कभी ये जिंदगी छीन लेती है और कभी बख्श देती है। बुजुर्ग ने तवील सांस लेकर कहा। आप कब से बीमार हैं मोहतरम? मैंने सवाल किया। बेटे, तकरीबन 6 साल से। मजदूर आदमी था, शदीद मेहनत करके अपने बच्चों के लिए बेहतर जिंदगी हासिल करने का ख्वाहिशमंद। लेकिन इंसान की ख्वाहिशात पूरी कहाँ होती हैं। शदीद मेहनत ने मुझसे जिंदगी छीनने की कोशिश की और टीबी का शिकार हो गया। अब तक जो कुछ बचाया था इस मर्ज पर खत्म कर दिया, लेकिन वो तो ना होने के बराबर था। सब कुछ लगाने के बाद खैराती अस्पताल पहुंचकर जिंदगी की आखिरी घड़ियों का इंतजार करने लगा।
तब मेरी बच्ची अमल की दुनिया में आई और जिसके लिए मैंने एक शरीफाना माहौल और अच्छे घर के ख्वाब देखे थे, वो मसाइब के रास्तों पर चल पड़ी। लेकिन खुदा ने इसे कुछ अच्छे लोग मुयस्सर कर दिए और यूं मेरी जिंदगी को एक सहारा मिल गया। अब मैं ठीक हूँ और अस्पताल से निकलने के बाद पहला काम यही करूँगा कि अपनी बच्ची को मेहनत मजदूरी की जिंदगी से निकाल कर उसका घर आबाद कर दूं। ये मेरी दिली ख्वाहिश है। मैंने एक तवील सांस ली। फौजिया मेरी निगाहों के सामने आ गई थी। वो या अफजाल साहब इसके वालिद नहीं थे और दादा जान ने जो बात कही थी वो दुरुस्त थी। यानी ये कि अफजाल साहब ने शादी भी नहीं की और वो जराइम पेशा इंसान है। फौजिया थोड़ी देर को रुकी, फिर बाहर निकल आई। वो खामोश थी। चलो, उसने गाड़ी में बैठकर कहा और मैंने कार फिर स्टार्ट कर दी। इस बार वो मुझे रास्ता बताते हुए एक मामूली से रिहायशी इलाके में ले गई थी। यहाँ एक छोटे से साफ सुथरे मकान में उसने मेरा तारुफ एक बूढ़ी औरत से कराया। एक 12-13 साल की लड़की और तकरीबन 9 साल का लड़का भी वहाँ मौजूद था। ये मेरी माँ और बहन भाई हैं। अब से पहले हम एक बहुत ही बोसीदा और गंदे से मकान में रहते थे, जहाँ जिंदगी की कोई सहूलत मौजूद नहीं थी। लेकिन अब खुदा का शुक्र है कि मेरे बहन और भाई स्कूलों में पढ़ रहे हैं और मेरी माँ सुकून की जिंदगी गुजार रही हैं। चाय बनाऊं बेटे आपके लिए? बुजुर्ग औरत ने पूछा। शुक्रिया, जरूर बना दीजिए, मैंने जवाब दिया और फिर मैंने फौजिया के हाथ चाय पी और उठ खड़ा हुआ। क्या ख्याल है नजमा, चले? मैंने पूछा। हाँ, बहुत देर हो चुकी है, आओ, उसने जवाब दिया और हम बुजुर्ग औरत से इजाजत लेने के बाद कार में आ बैठे। थोड़ी देर के बाद मैं उसी मकान में था जहां फौजिया या नजमा रहती थी। वो मुझे लिए हुए ड्राइंग रूम में आ गई और गर्दन झुकाकर बैठ गई। तुम मेरी असलियत जान चुके हो सरदार अली। अब जवाब दो कि इंसान हालात के हाथों शिकार होकर अपनी जात नहीं खो बैठता। मगर फौजिया, इससे आगे के वाकयात भी तुम्हें बताना होंगे। जरूर, जब मैंने तुम्हें एक हद तक बता दिया है तो कुछ नहीं छुपाऊंगी। तुमने मुझसे एक बात कही थी ना सरदार अली? क्या? यही कि क्या मैं तुम्हें खलूस दिल से चाहती हूँ। बस मेरे पास इतना ही सबूत है। खुदा के वास्ते इससे ज्यादा मुझ बेहैसियत लड़की से कोई और सबूत मत तलब करना, उसने कहा और उसकी आंखों में आंसू ढलक पड़े। फौजिया, मुझे तुम्हारे ऊपर मुकम्मल एतमाद है। नहीं, इस वक्त तुम नजमा ही कहो, मेरा भी हक बनता है, उसने रोते हुए कहा और मैं उसके नजदीक पहुंच गया। मैंने उसके आंसू खुश्क किए। फौजिया की निगाहें झुक गई थीं। बताओ सरदार अली, मेरी मोहब्बत पर यकीन आया या नहीं? आ गया नजमा, आ गया, और खुदा की कसम बहुत खुश हूँ। अगर मैं तुमसे मोहब्बत ना करती सरदार अली तो ये सब कुछ ना जताती। इसमें मेरे वालदैन की बका छुपी हुई है। वो सिसकियां लेती हुई बोली। मैं जानता हूँ नजमा, लेकिन बराहे करम अपनी हालत दुरुस्त करो। अभी तो मुझे तुमसे बहुत सी बातें मालूम करनी है। मैंने कहा। पूछो, आज सब कुछ पूछ लो। अफजाल साहब कौन है? एक खतरनाक आदमी जिसके साथ दूसरे लोग भी काम करते हैं। मसूद साहब की दौलत पर अफजाल साहब की पहले से निगाह थी। फिर हारून हवाई हादसे में हलाक हो गए तो अफजाल साहब के जहन में एक स्कीम आई। वो कराची चले आए, मैं भी साथ ही थी। उनका ख्याल था कि प्लास्टिक सर्जरी के माहिर से किसी जराइम पेशा शख्स की सूरत बदलवा दी जाए और उसे हारून बनाकर पेश कर दिया जाए। लेकिन अचानक तुम नजर आ गई। तुम्हारी सूरत हारून से इस कदर मिलती थी कि सब हैरान रह गए। काफी दिनों तक तो अफजाल साहब इसी खौफ का शिकार रहे थे कि तुम हारून ही नहीं हो। इस बारे में काफी मालूमात हासिल की गई। जब तुम्हारे वालदैन और बहनें सामने आ गईं, तब जाकर अफजाल को सुकून हुआ और इसके बाद वो मुतमईन हो गए। मुझे हारून क्यों बनाया गया है? मैंने पूछा। अफजाल साहब का मतमा नजर भी दूसरों से मुख्तलिफ नहीं है। यानी वो तुम्हें हारून बनाकर मसूद साहब की दौलत हथियाना चाहते हैं। जब जायदाद तुम्हें मिल जाएगी तो अफजाल साहब खुलकर सामने आ जाएंगे। उन्होंने मुझे मुस्तकिल इस्तेमाल करने का फैसला किया है। वो किस तरह? उनका ख्याल है कि तुम्हारे साथ मेरी शादी कर दी जाए। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आमादा कर लूं, मैं तुम्हें अपने जाल में फांस लूं। तुम्हारे जाल में तो मैं फंस गया नजमा। खुदा की कसम सरदार अली, मैं बेकसूर हूँ,
नजमा रोकर बोली, पगली, अब ये बताने की क्या जरूरत है, लेकिन एक बात जरूर बताओ। पूछो, क्या तुम मुझे सरदार अली की हैसियत से कबूल कर लोगी? मैं इतराफ करता हूँ नजमा कि मैं भी तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, लेकिन नजमा, मैं मसूद साहब की दौलत के लिए सरदार अली को कत्ल नहीं कर सकता। मैं अपनी जात में जिंदा रहूंगा। सरदार, तुम वाकई सरदार हो, लेकिन अफजाल बेहद खतरनाक आदमी है। अगर उसे इल्म हो गया तो वो। हाँ नजमा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैं वहीं दादा जान को सब कुछ बता दूंगा और उसके बाद हालात जो रुख इख्तियार कर ले। लेकिन सरदार अली, मेरा ख्याल है यह भी मुनासिब नहीं। क्यों? हमें इसके लिए किसी मुनज़्ज़म स्कीम के तहत काम करना होगा। मैं खुद भी ऐसी दौलत पर लानत भेजती हूँ, लेकिन अफजाल साहब और उनके लोगों से निमटना खासा मुश्किल मरहला होगा। हमें इसके लिए किसी मुनज़्ज़म स्कीम के तहत काम करना होगा। मैं खुद भी ऐसी दौलत पर लानत भेजती हूँ, लेकिन अफजाल साहब और उनके लोगों से निमटना खासा मुश्किल मरहला होगा। मेरी एक राय है, क्या अभी कुछ वक्त मसलहत के तहत गुजार दो और किसी मुनासिब मौके की तलाश में रहो। मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई, फिर बोला, ठीक है नजमा, मैं कुछ सोचूंगा। कोई लंबा खेल ही खेलना पड़ेगा। मैं भी यही चाहती हूँ। जो कुछ करो सोच समझ कर करो। अब मुझे इजाजत दो नजमा, मैंने कहा और उठ खड़ा हुआ। फिर कब आओगे? जल्दी नहीं आऊंगा, और जब आऊंगा तो इस तरह कि अफजाल साहब को शुबा भी नहीं होगा। ठीक है, नजमा ने जवाब दिया और मैं वहां से निकल आया। लेकिन जहन था कि बुरी तरह मचल रहा था। कोई तरकीब भी समझ में नहीं आती थी। दादा जान को सूरत हाल बताता तो उनकी हालत फिर खराब हो जाती। कोई और भी ऐसा नहीं था कि जो मेरा हमराज होता। कोठी वापस आ गया। मामू तसद्दक की साहबजादी भी तशरीफ ला चुकी थी। मेरा उनसे तारुफ कराया गया। तेजो चालाक लड़की मालूम होती थी। ताहिरा ने मुझे पहले ही बाखबर कर दिया था। कैसे हैं हारून साहब? जैसा हूँ आपके सामने हूँ। आपने तो हम सबको रुला दिया था। खुदा ने आपको नई जिंदगी बख्श दी। हमें भी जिंदगी मिल गई। शुक्रिया। आपके लिए कुछ अशार कहे हैं। वो बोली, ओह, शायरा भी हैं आप? जी हाँ, सहर तखल्लुस करती हूँ और इसी नाम से पुकारे जाना पसंद करती हूँ। यूं भी आप मुजस्सम सहर हैं। क्या पढ़ती हैं? किताबे जिंदगी। इसे जिस रंग में देख लो। खूब, बातें भी शायराना करती हैं। मिजाज ही शायराना है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। वो अशार? सहर बोली। फिर सही, आपकी शख्सियत का सहर इतना गहरा है कि दूसरी कोई बात समझ में नहीं आएगी। तबीयत तो आपकी भी शायराना है। क्या आप भी शायरी करते हैं? जी हाँ, खूब। क्या तखल्लुस करते हैं? साहिर। वाह! सहर हंस पड़ी। बड़ा लतीफ इशारा किया है आपने। मैं जहन में रखूंगी, उसने कहा, और उस वक्त दादा जान के पास से बुलावा आ गया। अफसोस हमारे दरमियान ज्यादा गुफ्तगू नहीं हो सकी। फिर सही, दोबारा अपने अपने जौहर दिखाने का मौका मिलेगा, मैंने कहा, और दादा जान के कमरे की तरफ चल पड़ा। मसूद साहब के कमरे में एक सेहतमंद और पुररोब शख्स बैठा था। उसकी आंखों में जहानत की चमक थी। बहुत गहरे जहन का आदमी मालूम होता था। मुझे देखकर उठ गया। हेलो हारून साहब। हारून बेटे, ये जहांगीर हैं। आज ही बात हुई थी, दादा जान ने कहा, और मैंने मुस्कुराते हुए जहांगीर से हाथ मिलाया। नई जिंदगी पर मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करें हारून साहब। शुक्रिया। मसूद साहब ने मुझे पूरी तफसील बता दी है। बेशक इस बात की सख्त ज़रूरत है कि आप जायदाद का इंतज़ाम अपने हाथ में लें। जी, मैंने मुख्तसर कहा। मसूद साहब की हिदायत पर मैंने कागजात की तैयारी ज़ोरों शोर से शुरू कर दी है। चंद कागजात पर आपके दस्तखतों की ज़रूरत है। जहांगीर साहब ने अपना ब्रीफ केस खोला और चंद कागजात निकाल कर मेरे सामने रख दिए। फिर उन्होंने अपना कलम निकाल कर मेरे हाथ में थमा दिया और उन जगहों की निशानदेही की जहां मुझे दस्तखत करने थे। मैंने इत्मीनान से हारून के दस्तखत कर दिए। उन दस्तखतों की मुझे काफ़ी मशक कराई गई थी। जहांगीर साहब ने इंतहाई गौर से उन दस्तखतों को देखा, कागजात तह करके फाइल में रखे और फाइल वापस ब्रीफ केस में रख दी। और मियाँ हारून, जहनी कैफियत कैसी है? ठीक हो जहांगीर साहब, कोई ख़ास बात नहीं है। अपनों में आने के बाद इंसान हर किस्म की तकालीफ से दूर हो जाता है। बेशक, वैसे यूरोप में आपने खासी उम्दा जिंदगी गुजारी होगी।
जी हाँ, जो वक्त भी गुजरा बेहतर था, मैंने जवाब दिया। मुझे यहाँ आए हुए काफी देर हो गई है हारून साहब, चुनाचे मैं अब इजाजत चाहता हूँ। कल सुबह आपको जहमत करना होगी। जी जी हाँ, मेरे दफ्तर तशरीफ लाइए। कुछ जरूरी अमूर पर गुफ्तगू करनी है और कुछ मजीद कागजात की तैयारी में भी आपसे मदद दरकार होगी। बेहतर है, मैं हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन मुझे आपके दफ्तर का नहीं मालूम। मैं अपना आदमी भेज दूंगा आपके पास, वो आपको साथ ले आएगा। जी बेहतर, मैंने जवाब दिया और जहांगीर साहब उठ खड़े हुए। बेहतर है मसूद साहब, अब मुझे इजाजत दीजिए। आपकी हस्बे मंशा तमाम कागजात तैयार कर लिए गए हैं। कल जायदाद और तमाम अमूर मिस्टर हारून की तहवील में दे दिए जाएंगे और उसके बाद मिस्टर हारून जैसे भी पसंद करें। मैं तो चाहता हूँ जहांगीर कि तुम मुसलसल इनकी मदद करते रहो। तुम्हारे बेहतर मशवरे उनके लिए कारआमद होंगे। बेहतर है, मुझे क्या एतराज हो सकता है। वैसे हारून मियाँ अभी से इन झंझटों में ना फंसते तो बेहतर था, जहांगीर साहब ने कहा। नहीं जहांगीर मियाँ, हालात जो कुछ भी हैं तुम्हारे इल्म में, मैं चाहता हूँ कि हारून मुकम्मल तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाल लें। जी बेहतर है, मैं इनकी हर किस्म की मदद करने के लिए तैयार हूँ, जहांगीर ने कहा और फिर वो मुझसे और मसूद साहब से हाथ मिलाकर बाहर निकल गया। मसूद साहब मुस्कुराती निगाहों से मुझे देख रहे थे। बेटे, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक सब कुछ कर दिया है। कल का दिन मेरी जिंदगी में बड़ी खुशी का दिन है। मैं तो अपनी जिंदगी में इस हसीन दिन से मायूस ही हो गया था, लेकिन खुदा का एहसान है कि उसने मुझे ये सब कुछ फिर लौटा दिया। कल के बाद मैं एक जश्न का इंतजाम करूंगा और तुम उसमें मेरी मदद करना। ठीक है दादा जान। वैसे इन लोगों के बारे में तुमने मजीद कुछ सोचा बेटा? किन लोगों के बारे में? वो जो हमारी जात से मुंसलिक हैं। दादा जान, मेरी ख्वाहिश है कि उनमें से किसी को मेरी जात से तकलीफ ना पहुंचे। अलबत्ता जायदाद वगैरह को ये लोग जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसे संभालना तो मेरा फर्ज है। बेशक, क्यों नहीं। जाहिर है ये सब कुछ हमने बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया है। इसकी हिफाजत और निगरानी करना भी हमारा ही फर्ज है। जी दादा जान, बाहर सूरत मैंने तुम्हें मुकम्मल आज़ादी दे दी है और कल इन कागजात के मुकम्मल होने के साथ ही मैं तुम्हारे मुतलिकुल उन्नान होने का ऐलान कर दूंगा। बहुत बेहतर, मैंने जवाब दिया। थोड़ी देर तक मैं दादा जान के साथ बैठा रहा, फिर उठाया। उस वक्त मैं सबसे बचना चाहता था, चुनाचे खामोशी से ऐसे रास्ते इख्तियार किए जहां किसी के ना मिलने का इम्कान हो और अपने कमरे में आ गया। कमरा बंद करके मैं लेट गया। ज़हनी हालत अबतर होती जा रही थी। जो कुछ मालूम हुआ था वो बहुत ही खतरनाक था। अफजाल साहब के मजमूम इरादे खुलकर सामने आ गए थे, लेकिन मैं उनके लिए दौलत के हसूल का जरिया नहीं बन सकता था। मैं इन शरीफ लोगों को धोखा देकर अपना उल्लू सीधा करना पसंद नहीं करता। मेरी तो फितरत ही दूसरी है। चुनाचे क्या किया जाए। मैं तन्हा इंसान, अफजाल साहब जैसे शख्स से निमटना बेहद मुश्किल काम था। लेकिन थोड़ी सी तगदो के बाद रोशनी की चंद लकीरें मेरे जहन में रींग आई। मेरी निगाहों में एक जीरक चेहरा उभर आया और वो चेहरा जहांगीर साहब का था। ये शख्स अपनी कुशादा पेशानी और सेहतमंद जिसामत की वजह से खासा ज़हीन और बावकार मालूम होता था। अगर ये शख्स मेरी मदद पर आमादा हो जाए तो मेरा ख्याल है मैं बहुत से मसाइल से निमट सकता हूँ। हाँ, यही बेहतर है, मैंने सोचा। दादा जान को बताने की बजाय जहांगीर साहब को बताना ज्यादा जरूरी है, बल्कि ये सबसे ज्यादा मुनासिब बात है, क्योंकि दादा जान ने उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी किया है। मैं एकदम खुश हो गया। मुझे एक ऐसा सहारा मिल गया था जिसका मैं मुतलाशी था, और इस सहारे के मिल जाने के बाद मुझे एक किस्म का सुकून सा महसूस हो रहा था। चुनाचे इस फैसले पर अटल होने के बाद मैं बाहर निकल आया। अब मैं खासा खुशो खुरम था। थोड़ी देर तक शाजिया से गुफ्तगू होती रही। वो अपना वही पुराना राग गा रही थी, यानी कि मैं उसे चाहता था, लेकिन अब उससे इजतनाब बरत रहा हूँ। अभी शाजिया को मुतमईन कर ही रहा था कि सहर साहिबा आ गईं और आते ही उन्होंने एक शेर पढ़ दिया। किसका शेर है? शाजिया ने यकदम पूछ लिया। क्या मतलब? मतलब ये कि इसकी शायरा कोई सहर साहिबा हैं। जी हाँ, और वो यही खादमा है, सहर ने तंजिया अंदाज में कहा। वाह,
तुम नादरा से सहर कहाँ बन गई? आपको इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए, ये बच्चों से जरा दूर की बातें हैं। सहर ने तंजिया अंदाज में कहा। हाँ, मैं भी बुजुर्गों में बैठना पसंद नहीं करती। आइए हारून साहब, कहीं और चलकर बैठते हैं। क्या बदतमीजी है शाजिया, सहर ने नागवार अंदाज में कहा। जी, मुझे ताज्जुब है नादरा, आपको ये हक किसने दिया कि आप मुझसे इस लहजे में बात करें? शाजिया बिफर कर बोली। मैं कहती हूँ, फजूल बातों से दुरेक करो, बड़ों का एहतराम करना सीखो। मैं भी यही अर्ज कर रही हूँ और एहतरामन ही यहाँ से उठकर जा रही हूँ। हारून साहब, आप खड़े क्यों हैं? ये सोच रहा हूँ कि आपके दरमियान कोई फैसला हो जाए तो चलूं, या मेरा ख्याल है कि आप लोग ऐसा करें। ठहरिए, मैंने कहा और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो दोनों खामोशी से मुझे देख रही थीं। मैं अंदर दाखिल हुआ और दूसरे दरवाजे से बाहर निकलकर तेजी से राहदारी में आ गया। थोड़ी ही दूर चला था कि ताहिरा मिल गई। मैं उसे देखकर मुस्कुराया और मैंने उसे बाग के गोशे में आने का इशारा किया। ताहिरा इत्मीनान से मेरे साथ आ गई और हम दोनों एक बेंच पर बैठ गए। खैरियत? बड़े मसरूर नजर आ रहे हैं। शाजिया और नादरा आपस में लड़ रही हैं। क्यों? बस झगड़ा वही है, यानी हारून। ओह, तो गोया जायदाद पर झगड़ रही हैं। ठीक है, ये झगड़ा नया नहीं, तारीख भरी पड़ी है। ताहिरा ने हंसते हुए कहा। आपके वालिदैन का क्या हाल है? मुझे दुनिया की सबसे हसीन और सबसे ज़हीन लड़की तस्लीम कर लिया गया। मशवरे दिए जा रहे हैं कि शादी के बाद क्या करना होगा। आप खामोश रहें, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने शोहर के तौर पर आपका नाम नहीं लिया था, और फिर अभी मुनासिब वक्त भी नहीं है। किसी मुनासिब वक्त और आपके मशवरे के साथ इस बात का ऐलान करना मुनासिब होगा। ठीक है ताहिरा, मैंने जवाब दिया और फिर हम इधर उधर की बातें करते रहे। दूसरे दिन सुबह 10 बजे जहांगीर साहब ने शानदार ऑफिस में मेरा इस्तकबाल किया था। उन्होंने मुझे बैठने की पेशकश की और पूछा कि मैं क्या पीऊंगा। अभी नाश्ता किया है जहांगीर साहब, किसी शय की हाजत नहीं है। तब फिर काम की गुफ्तगू शुरू हो जाए। जी हाँ, ये लड़की कौन है? जहांगीर साहब के कमरे में बैठी लड़की की तरफ इशारा करते हुए मैंने पूछा। मेरी पीए है। क्यों? जहांगीर साहब ने पूछा। मैं मुकम्मल तन्हाई चाहता हूँ। ओह, बेहतर है, जहांगीर ने कहा और लड़की को बाहर भेज दिया। फिर वो मेरी तरफ देखने लगे। आपका क्या ख्याल है हारून साहब? जायदाद और कारोबार के निगरान हजरात कारोबार में गड़बड़ कर रहे हैं। मैं एक दूसरे मसले पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ जहांगीर साहब। जरूर, फरमाइए। जहांगीर साहब, एक दफा गुफ्तगू के दौरान दादा जान ने कहा था कि आप उनके खानदान के सबसे बड़े बही ख्वाह हैं। अजीब सवाल है हारून साहब, मैं अपने मुंह से क्या कह सकता हूँ। हाँ, तवील अरसे से इस खानदान का नमकख्वार हूँ, और अगर इंसान के खून में जरा भी शराफत हो तो उसे नमकख्वार ही रहना चाहिए। अगर ये खानदान किसी तौर तबाही का शिकार होने वाला हो तो आपको दुख तो होगा, क्यों नहीं? मैं उस खतरे की निशानदेही करना चाहता हूँ। क्या मतलब? जहांगीर साहब ताज्जुब से बोले। जी हाँ जहांगीर साहब, मैं हारून नहीं हूँ। क्या? जहांगीर साहब सनसनीखेज लहजे में बोले। जी हाँ, मेरा नाम सरदार अली है, एक देहात का बाशिंदा हूँ। कराची में था कि चंद लोगों के जाल में फंस गया और उन्होंने मुझे हारून बना दिया। मुझे पूरी किताब सुनाई गई और फिर तवील अरसे तक मुझे हारून होने की तरबियत दी गई। उन लोगों ने मेरे ऊपर एहसानात किए हैं और मैं उनका ममनून हो गया। बिलाखिर वो मुझे यहाँ ले आए और हारून की हैसियत से दादा जान के सामने पेश कर दिया। लेकिन मुझसे कुछ और कहा गया था जहांगीर साहब। मुझे उस वक्त हकीकत हाल का इल्म नहीं था। क्या कहा गया था आपसे सरदार अली साहब? मुझसे कहा गया था कि ये एक ऐसे शख्स की जिंदगी का सवाल है जो इस सदमे की वजह से जहनी तवाज़ुन खो बैठा है, और मैं सिर्फ उस जज्बे की बुनियाद पर तैयार हो गया था। ताज्जुब है, सख्त हैरत है, कोई भी तमीज़ नहीं कर सकता कि आप हारून नहीं हैं। जी हाँ, मुझे किसी ने शनाख्त नहीं किया। लेकिन सरदार साहब, आप इस मौके से फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? ये तो एक हसीन मुस्तकबिल का सवाल है। आपकी पुश्तें ऐश करेंगी, जहांगीर साहब बोले। दादा जान ने आपका तज़किरा करते हुए एक बात कही थी,
وہ یہ کہ آپ اس خاندان کے خیر خواہ ہیں۔ ان الفاظ کی روشنی میں میں یہاں تک آیا ہوں جہانگیر صاحب۔ میں تنہا انسان ہوں، میں اکیلا ان لوگوں سے نہیں نمٹ سکتا۔ خدا کے لیے آپ مجھے ایسا مشورہ نہ دیں۔ لیکن سردار علی صاحب، اس میں حرج کیا ہے؟ حرج؟ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، حرج تو بہت ہے جہانگیر صاحب۔ میرا ضمیر مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ شاید میری رگوں میں فرسودہ خون ہے، جذبہ ہمدردی تو مجھے اس کے لیے مجبور کر سکتا ہے، لیکن میں ان لوگوں کا اعلی کار نہیں بن سکتا جو مسعود صاحب کی دولت حاصل کرنے کے خواہاں ہیں۔ اوہ، لیکن آپ نے مسعود صاحب سے بات کیوں نہیں کی؟ میں ان کے ارمانوں کا خون نہیں کر سکتا۔ ہارون کی زندگی سے انہیں جو خوشی ہوئی ہے میں اسے نہیں چھین سکتا، میری ہمت نہیں پڑتی۔ میں نے جواب دیا، تعجب ہے سردار علی صاحب، سخت تعجب کی بات ہے۔ آپ کروڑوں روپے کی جائیداد اور دولت کو ٹھکرا رہے ہیں صرف اپنے ضمیر کی خاطر۔ اگر مجھے ان لوگوں کی نیت معلوم ہو جاتی تو شاید ابتدا ہی سے میں تیار نہ ہوتا، لیکن سب کچھ آہستہ آہستہ معلوم ہوا۔ اچھا یہ بتائیے، آپ نے دادا جان سے یہ بات کیوں کہی تھی کہ جائیداد وغیرہ دوسروں کو سونپ دی جائے؟ مجھے اس کی ہدایت ملی تھی۔ اب آپ ان لوگوں کی نشاندہی کریں جنہوں نے آپ کو اعلی کار بنایا۔ افضال صاحب، ان کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے، میں نے جواب دیا، اور جہانگیر صاحب کچھ دیر تک ساکت و جامد رہے۔ پھر انہوں نے اپنی پشت پر موجود ایک دروازے کی طرف رخ کر کے کہا، آ جائیے جناب، یہاں تو سچویشن ہی بدل گئی ہے۔ اور پشت کا دروازہ کھول کر ایک نوجوان شخص اندر داخل ہو گیا۔ مخمل کے کوٹ میں ملبوس بے حد سمارٹ نوجوان تھا، لیکن اس کی شکل دیکھ کر مجھے چکر آ گئے۔ وہ 100% میرا ہم شکل تھا۔ ایسی انوکھی مشابہت تھی کہ میں دنگ رہ گیا تھا۔ خادم کو ہارون کہتے ہیں، اس نے میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اور میں مسرت سے اچھل پڑا۔ ہارون صاحب، آپ زندہ ہیں بفضل خدا، لیکن بڑی شرمندگی ہو رہی ہے اس وقت سردار صاحب۔ کیوں؟ جہانگیر صاحب نے پوچھا۔ بھئی، ہم نے تو بڑے پروگرام بنائے تھے ان سے نمٹنے کے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ میرا ہم شکل میری مانند حسین دل کا مالک ہے؟ ہارون نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ابھی تک پریشان و سراسیمہ بیٹھا ہکا بکا ان کی شکلیں دیکھ رہا تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں دوست، میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں۔ جہاز کا حادثہ واقعی ہوا تھا، لیکن اتفاق سے میں اس جہاز میں سفر نہیں کر سکا تھا۔ میری کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میں پھر طویل عرصے تک ہسپتال میں رہا۔ اس کے بعد میں خاموشی سے واپس آ گیا۔ کوٹھی پہنچا تو تمہیں دیکھا اور میں خاموشی سے وہاں سے واپس چلا آیا۔ پھر ایک میرے خاص آدمی نے کوٹھی کے حالات مجھے بتائے اور کہا کہ میں تو یہاں موجود ہوں۔ چنانچہ میں نے اس سلسلے میں کام شروع کر دیا۔ ہم دونوں حیران تھے کہ تم آخر کون ہو۔ ہمارا خیال تھا کہ تم نے اپنے چہرے پر کوئی نفیس میک اپ کر لیا ہے۔ بہرحال ہم حالات کا جائزہ لیتے ہوئے یہ سوچ رہے تھے کہ تمہارے اوپر بھرپور ہاتھ ڈالیں۔ ہمیں یقین تھا کہ تم بالکل تنہا نہیں ہو، تمہاری پشت پر کوئی اور ہے۔ لیکن ایک بار تو جہانگیر صاحب نے افضال صاحب کا نام بھی لیا تھا۔ یہ جہانگیر ہی نہیں، جہان دیدہ بھی ہیں۔ ہارون مسکرا کر بولا۔ میں اب بھی ششدر تھا، لیکن میرے ذہن سے ایک بوجھ ضرور اتر گیا تھا۔ اب اگر افضال صاحب روشنی میں بھی آ جائیں تو دادا جان کی جان کو خطرہ نہیں ہے۔ اب کیا سوچنے لگے جناب؟ جہانگیر نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، میں بے اختیار بول اٹھا۔ کیسا خطرہ؟ دادا میاں کے لیے؟ میرا مطلب ہے اب میں خود ہی انہیں تفصیل بتا دوں گا۔ میں بھی سولی پر لٹک رہا تھا جب سے مجھے نجمہ نے تفصیل بتائی۔ میں سخت پریشان تھا، میں سوچتا تھا کہ افضال صاحب کو کبھی کامیاب نہ ہونے دوں گا۔ بس خطرہ تھا تو صرف دادا جان کا۔ اصلیت معلوم ہونے کے بعد وہ پھر اس غم کا شکار ہو جائیں گے کہ ہارون مر چکے ہیں۔ تم نیک انسان ہو سردار علی، بلکہ اب تو ہم اس کے لیے تمہارے شکر گزار ہو گئے ہیں کہ جن مراحل سے مجھے گزرنا پڑتا انہیں تم نے ختم کر دیا۔ ہارون بولا، تو پھر آپ دادا جان سے مل لیں۔ اور نہیں سردار علی، کیا افضال صاحب کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے؟ جہانگیر نے کہا۔ پھر میں کیا کروں؟ تم اب وہ کرو جو ہم کہیں۔
ذرا سی تفریح بھی رہنی چاہیے۔ ویسے یہ فوزیہ یا نجمہ صاحبہ بذات خود کیا چیز ہیں؟ ایک مظلوم لڑکی جسے افضال صاحب نے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ میں نے مختصراً نجمہ کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ اوہ، تب تو اسے بھی سہارا ملنا چاہیے۔ کیا یہ ممکن نہیں سردار علی کہ آپ اسے اپنا لیں؟ ہارون نے کہا اور میں پریشان ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے ہارون صاحب؟ کیوں ممکن نہیں ہے؟ وہ ایک شریف لڑکی ہے، لیکن میرے حالات۔ آپ ایک کام کریں سردار علی صاحب، اب تک آپ کی شرافت افضال صاحب پر خرچ ہوتی رہی ہے، اب آپ اسے ہمیں سونپ دیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب جیسا کہ ہم کہتے رہیں، ہم بھی آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ دیکھیں، آپ نے اب تک اس خاندان کی بہتری کے لیے چاہے ایک بار اور صحیح میرے لیے، اور پھر یوں بھی آپ پر میرا تو حق بھی ہے، آپ میرے ہم شکل ہیں، بولیے، ہم سے تعاون کریں گے؟ ٹھیک ہے ہارون صاحب۔ میں نے گردن جھکا دی اور دونوں خوش ہو گئے۔ پھر وہ کئی گھنٹے تک وہ مجھ سے بحث کرتے رہے۔ بہت سے مسئلے حل ہو گئے تھے اور انہوں نے بالآخر مجھے چند اہم اقدامات کے لیے مجبور کر دیا اور میں تیار ہو گیا۔ پھر چند ضروری کاغذات جہانگیر صاحب نے میرے حوالے کر دیے اور اس کے بعد مجھے اجازت مل گئی۔ میں وہاں سے اٹھ گیا، لیکن اب مجھے کافی اطمینان تھا۔ کم از کم یہ احساس ذہن سے مٹ گیا تھا کہ میں کسی مجرمانہ کارروائی میں حصہ لے رہا ہوں۔ واپس کوٹھی پہنچا تو دادا جان منتظر تھے۔ مجھ سے تفصیلات پوچھیں اور میں نے کاغذات ان کے سامنے رکھ دیے۔ خوب، یہ کام ہو گیا۔ آج رات کو میں ان لوگوں میں اعلان کر دوں گا۔ بہتر ہے دادا جان، میں نے جواب دیا، اور پھر رات کے کھانے کی طویل میز پر جبکہ سب موجود تھے، دادا جان نے کہا، میرا خیال ہے کھانا کھانے سے قبل میں آپ سب لوگوں کو ایک اہم اطلاع دے دوں۔ کیا آپ لوگ مجھے اس کی اجازت دیں گے؟ ضرور چچا جان، کیا حکم ہے؟ ماموں تصدق بولے۔ خدائے عزوجل کے فضل سے ہارون یہاں زندہ سلامت ہمارے درمیان واپس آ گئے۔ یہ دولت جائیداد بلا شرکت غیر ان کی ہے۔ میں آج اپنے کاندھوں پر سے یہ بوجھ اتار رہا ہوں اور سب کچھ ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ جہانگیر نے ساری کارروائی مکمل کر لی ہے اور اب ہارون بلا شرکت غیر اس ساری جائیداد کا مالک ہے۔ خدا مبارک کرے، خدا عمر دراز کرے۔ آوازیں بلند ہوئیں، لیکن ان کے کھوکھلے پن کا بخوبی احساس ہوتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بہت لوگ ہارون سے تعاون کریں گے۔ جو لوگ جائیداد وغیرہ کی نگرانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، وہ فوری طور پر تمام حسابات اور تفصیلات ہارون کو پیش کر دیں، دادا جان نے کہا، اور گویا لوگوں کو سانپ سونگ گیا۔ پھر تصدق ماموں نے ہی جرأت کی، لیکن چچا جان، جو لوگ یہ انتظامات سنبھالے ہوئے ہیں سب اپنے ہی ہیں، کیا اس کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ ہاں، ہارون از سر نو اس سلسلے میں کارروائی کریں گے، انہیں پائی پائی کا حساب دیا جائے۔ دادا جان کی آواز ٹھوس تھی۔ اس کے بعد کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر کھانا شروع ہو گیا، لیکن اس رات سب نے بددلی سے کھانا کھایا تھا۔ صرف طاہرہ تھی جو لمبے لمبے ہاتھ مار رہی تھی۔ پروگرام کے دوسرے دور کا آغاز دوسری صبح سے کر دیا گیا۔ میں نے دادا جان سے بات کی تھی۔ دادا جان، میں افضال صاحب کو بھی یہی لانا چاہتا تھا۔ افضال کو کیوں بیٹے؟ دادا جان نے تعجب سے پوچھا۔ بس یہ میری خواہش ہے، براہ کرم اجازت دے دیں۔ تم بچے نہیں ہو ہارون میاں، اپنا بھلا برا خوب سمجھتے ہو۔ اگر تم بہتر سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ دادا جان نے کہا۔ آپ مطمئن رہیں دادا جان، کوئی ایسی بات نہیں ہونے پائے گی۔ میں ان کے سپرد اہم ذمہ داریاں کروں گا۔ جرائم تلاش کرنے کے لیے ایک مجرمانہ ذہن بہت موزوں ہوگا، لیکن میں انہیں بھی ایک حد میں رکھوں گا۔ بس آپ میرا کھیل دیکھتے رہیں۔ میں نے کہا نا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جو مناسب سمجھو کرو۔ دادا جان میرے ساتھ ہمیشہ بھرپور تعاون کرتے تھے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا اور پھر میں 11 بجے کے قریب افضال صاحب کی طرف روانہ ہو گیا۔ افضال صاحب موجود تھے، مجھے دیکھ کر کھل اٹھے، بڑے اتفاق سے بٹھایا۔ مجھے علم ہوا تھا کہ تم آئے تھے، بس میں بھی بعض اوقات مصروف ہو جاتا ہوں۔ اور سناؤ، کیسے حالات چل رہے ہیں؟ میں تو خادم ہوں افضال صاحب، آپ کی ہدایات پر حرف بحرف عمل کر رہا ہوں۔ یہ ان کاغذات کی نقول ہیں جن کے تحت دادا جان نے سارے اختیارات مجھے سونپ دیے ہیں۔
मैंने एक फाइल अफजाल साहब के सामने रख दी। अफजाल साहब फरते मुसरत से उछल पड़े थे। वो कागजात देखते रहे और फिर उन्होंने उठकर मुझे गले लगा लिया। वाह मेरे शेर, तुमने तो सबको चित कर दिया। खुदा की कसम, इतनी जबरदस्त कामयाबी की मुझे उम्मीद नहीं थी। शुक्रिया। अब क्या हुक्म है? मैंने कहा। बस अब उनके हलक में हाथ डालकर एक पाई उगलवा लो उनसे। वो क्या काम है? काश मैं बराह रास्त उन सब से निमट सकता। अफजाल साहब हाथ मलते हुए बोले। कब चल रहे हैं आप? कोठी? मैंने पूछा। कहाँ? मसूद साहब के यहाँ। अफजाल साहब बोले। जी हाँ। ओ नहीं हारून बेटे, मेरा वहां जाना मुमकिन नहीं है। मसूद साहब भी मुझे पसंद नहीं करते और दूसरे लोग तो मेरे नाम से जलते हैं। लेकिन अब वो कोठी मेरी मलकियत है। मैंने कहा। ठीक है, लेकिन अभी नहीं। मसूद साहब को राम करने की कोशिश करो। वो अगर इजाजत दे दें तो फिर मैं वहां आऊं। ये काम मैं कर चुका हूं अफजाल साहब, मैंने कहा, और अफजाल साहब एक बार फिर उछल पड़े। क्या? क्या मतलब? दादा जान से इजाजत ले ली गई है, सामान बांधिए। मैंने कहा। अरे कब? कैसे? कैसे आखिर? उन्होंने कपकपाते हुए लहजे में पूछा और मैंने मुख्तसर सी तफसील बता दी। अफजाल साहब खुशी से दीवाने हो गए थे। कमाल है, बस कमाल है। तुम तो बहुत अजीम निकले हारून। तुम तो तैयारियां कर लें, हम चल रहे हैं। अभी नहीं, शाम को आऊंगा और पहले एक मेहमान की हैसियत से आऊंगा। जरा यहाँ का जायजा ले लो। तुम शाम को 5 बजे चाय पर मेरा इंतजार करना। और हाँ, जरा एहतमाम भी हो जाए, बेहतर है। मैंने जवाब दिया। फौजिया भी आएगी मेरे साथ? अफजाल साहब बोले। जरूर, जाहिर है। मैंने जवाब दिया। फिर देर तक मैं उनके साथ रहा। जहांगीर अली एडवोकेट का जिक्र भी आया, लेकिन अब कोई खतरा नहीं था। अफजाल साहब के ख्याल के मुताबिक मैं अब खतरात से निकल गया था। फिर मैं चला आया। शाम को लॉन पर चाय का एहतमाम किया गया था। मसूद साहब भी मौजूद थे और उन सब लोगों की मौजूदगी में अफजाल साहब फौजिया के साथ अंदर दाखिल हुए। फौजिया सादा से लिबास में बेहद हसीन नजर आ रही थी। लोगों ने उन्हें देखा और बल खा कर रह गए। खुदा खैर करे, ये कहाँ से नाजिल हो गया? फूफी जुलेखा बोली। ये क्या लगवियत है? ये लड़की कौन है इसके साथ? नाहिद बेगम बोली। मेरे मेहमान हैं, इनका एहतराम किया जाए, मैंने तंजिया लहजे में कहा और सबके मुंह खुले रह गए। अफजाल साहब ने सबसे पहले मसूद साहब को सलाम किया था। मसूद साहब ज़हनी तौर पर तैयार थे। उसके बाद दूसरे लोगों ने रस्मी सी मुलाकात की, लेकिन किसी ने तपाक का इजहार नहीं किया था। अलबत्ता मैं बड़े खुलूस से पेश आया था। ये लड़की कौन है अफजाल साहब? मसूद साहब बोले। मेरी बच्ची है। लेकिन तुमने शादी कब की? आप लोगों की शफकत से महरूम होकर जिंदगी में कोई सहारा तो तलाश करना ही था, लेकिन अफसोस वो सहारा भी मेरा साथ ना दे सका। जीती रहे, प्यारी बच्ची है, मसूद साहब ने कहा। आज हारून मियाँ ने बिछड़े हुओं को मिला दिया है। उन्होंने तो बड़ी जिम्मेदारियां रख दी हैं मेरे कांधों पर। बहरहाल इनसे ओहदा बरा होने की कोशिश करूंगा। क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं तुम्हें अफजाल साहब? मामू तसद्दक ने तंजिया पूछा। जायदाद, मिलों और दूसरे कारोबार का हिसाब किताब आप लोगों से लेने की जिम्मेदारियां। अफजाल साहब ने अल्फाज चुबाते हुए कहा। यह कैसे मुमकिन है चचा जान? क्या अब हमारे साथ ये सलूक किया जाएगा? मामू तसद्दक बुरी तरह बिगड़ गए। ये मामलात अब हारून मियाँ के हैं। मैं हर मामले में मुदाखलत छोड़ चुका हूँ। लेकिन ये हमारी तौहीन है, अजमल साहब बोले। मैं जाती मामलात में मुदाखलत पसंद नहीं करूंगा। अफजाल साहब अब यही क़याम करेंगे। तब फिर हारून मियाँ, हम यहाँ नहीं रह सकेंगे। हमें अपनी इज्जत अजीज है। आप जरूर यहाँ से चले जाएं, लेकिन हिसाबात देने के बाद। इसके लिए आप कानूनी तौर पर पाबंद हैं, मैंने सख्त लहजे में कहा और खलबली मच गई। बुरी हालत हो गई थी उन लोगों की और अफजाल साहब फातिहाना अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। दादा जान का मुकम्मल ताउन हासिल था। दूसरे ही दिन अफजाल साहब मां साजो सामान के आ गए। उनके लिए एक बेहतरीन हिस्सा खाली करवा लिया गया। तमाम लोगों की बुरी हालत थी, लेकिन मजबूर थे।
افضال صاحب نے دوسرے ہی دن ہدایات جاری کر دیں۔ کراچی بھی تار دے دیا گیا تھا۔ سب کے منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ حویلی میں رات گئے تک نشستیں جاری رہتیں۔ تمام حسابات طلب کر لیے گئے تھے اور ان میں کافی گڑبڑ نکل رہی تھی۔ یہ گڑبڑ دادا جان کے علم میں بھی آ رہی تھی، لیکن کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دادا جان سب کو لعنت ملامت بھی کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے ہر طرح سے تم سب لوگوں کا خیال رکھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم لوگ اپنا گھر بنا رہے ہو۔ دادا جان نے نوٹس دے دیا کہ حسابات بالکل درست کیے جائیں، ورنہ قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ اور پھر میرے پاس روز آنے لگے ماموں تصدق، خالو جمال اور پھوپھا وغیرہ۔ یہ سب میرے پاس رحم کی درخواستیں لے کر آئے تھے۔ ان سب نے مجھے اپنی اولادوں کے حوالے دیے اور کہا کہ آخر میں ان کا خون ہوں، وہ یہ سب کچھ ادا نہیں کر سکتے۔ بہرحال میں نے ان میں سے چند کو مراعات دی تھی، خاص طور سے طاہرہ کے والدین کو۔ طاہرہ کے والدین کو میں نے ہر پریشانی سے مستثنیٰ قرار دے دیا تھا، اور ان کی وجہ صرف طاہرہ تھی۔ پورے گھر میں فوزیہ کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ صرف ایک طاہرہ تھی جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتی۔ وہ بھی شاید میری دلی واردات کو سمجھ چکی تھی۔ گھر میں ہنگامے ہو رہے تھے، لیکن اصل شخص ابھی تک پردے میں تھا۔ میں جہانگیر صاحب اور ہارون کی ہدایات حاصل کرتا رہتا تھا اور اسی کے مطابق کام کر رہا تھا۔ وہ میری کارکردگی سے پوری طرح مطمئن تھے اور اکثر کوٹھی کے واقعات سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ یہ وقت گزرتا رہا، لوگوں کی حالتیں خراب ہوتی چلی گئیں۔ بہت سے لوگوں کو اپنا ساز و سامان بیچ کر ادائیگیاں کرنا پڑی تھیں۔ میں نے کسی سے کوئی تکلف نہیں کیا تھا، بس جہاں تک انہیں مراعات دے سکتا تھا دیتا رہا تھا۔ البتہ ان لوگوں میں سے کسی نے یہاں سے جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شازیہ اور نادرہ اور دوسری تمام لڑکیاں اب اسی بات سے بددل ہو گئی تھیں کہ میں کبھی ان کی طرف متوجہ نہیں رہوں گا۔ وہ بالکل ہی مایوس ہو چکی تھیں، لیکن بہر صورت کوششیں برابر جاری تھیں۔ پھوپھی زلیخا اب بھی صدقے واری جاتی تھی، حالانکہ دلوں کا حال خدا کے ساتھ ساتھ سب پر ہی آشکار ہو چکا تھا۔ سب کے منہ بگڑے رہا کرتے تھے، سب ایک دوسرے کو چور نگاہوں سے دیکھتے رہا کرتے تھے، اور اب ہمیں دوسرے مراحل کی جانب متوجہ ہونا تھا۔ اس دن جہانگیر صاحب سے ملاقات ہوئی تو جہانگیر اور ہارون نے ایک اور تجویز پیش کی۔ بھائی سردار علی صاحب، اب آپ ایک اور کام کی بنیاد رکھ دیں، اور میرا خیال ہے یہ کام بھی جلد از جلد ہو جانا چاہیے۔ جناب، میں نے سوال کیا، نجمہ سے شادی؟ کیا مطلب؟ ہاں، یہ شادی زیادہ سے زیادہ 1-1.5 ہفتے تک ہونی چاہیے، جہانگیر صاحب نے کہا۔ مگر میں یہ سب کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ پوچھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر دادا جان سے کہنا کہ کل میں آ رہا ہوں، جہانگیر صاحب نے کہا، اور ہارون ہنس پڑا۔ اب بولو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں کیا عرض کروں، لیکن ہارون صاحب، یہ کچھ زیادتی نہیں ہو جائے گی؟ میں نے کہا۔ کس کے ساتھ؟ ہارون نے سوال کیا۔ میرے اور میرے والدین کے ساتھ۔ سردار علی، والدین کو تم بعد میں سمجھا دینا، اس وقت حالات اسی متقاضی ہیں کہ نجمہ کو زیادہ دیر تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ فوزیہ کا مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر اسی وقت یہ سب کچھ نہیں کیا گیا تو نجمہ پریشان ہو جائے گی، ہارون نے کہا، اور میں گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ پھر میں نے کہا، ٹھیک ہے جہانگیر صاحب، آپ دادا جان سے بات کریں۔ جہانگیر صاحب دوسرے دن صبح ہی موجود ہوئے تھے۔ نہ جانے انہوں نے دادا جان کو کیا پٹی پڑھائی کہ دوپہر کو دادا جان نے مجھے طلب کر لیا۔ وہ مجھے گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ تب انہوں نے سوال کیا، یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ جی، میں تعجب سے بولا۔ بہرحال میں اس سے منحرف نہیں ہوں۔ میں وہی چاہتا ہوں ہارون بیٹے جو تمہاری خوشی ہے۔ میں آج ہی افضال سے بات کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے 1 ہفتے کے اندر اندر یہ کام مکمل کر لیا جائے۔ کیا خیال ہے آئندہ جمعہ کیسا رہے گا دادا جان؟ میں نے گردن جھکا لی اور دادا جان مسکرانے لگے۔ بیٹے، میری خواہش ہے کہ تمہیں سارے جہان کی خوشیاں میسر آ جائیں، بس خدا تمہیں خوش رکھے، دادا جان نے کہا۔ یہ کوٹھی تو اب ہنگاموں کا مرکز بن گئی تھی۔ چنانچہ افضال صاحب سے گفتگو کرنے کے بعد، جب دادا جان نے رات کے کھانے کے بعد، پھر جب میری اور فوزیہ کی شادی کا اعلان کیا تو بہت سے چمچے اور پلیٹیں گر گئیں۔
بہت سے افراد نے اس کھانے کا بائیکاٹ کیا۔ یہ پہلا شدید احتجاج تھا، لیکن دادا جان کے الفاظ بہت سخت تھے۔ جسے میرے اس فیصلے پر اعتراض ہو وہ آج رات کو یہ کوٹھی چھوڑ دے۔ صبح کو میں ان لوگوں کا جائزہ لوں گا جو مجھ سے متفق ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی یہ مجلس برخاست ہوئی تھی، لیکن دوسری صبح سبھی موجود تھے۔ البتہ ایک وفد دادا جان سے ملا تھا۔ اس نے سیاہ و سفید بتائی، لیکن دادا جان نے سب مسترد کر دیے۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ ان میں سب سے زیادہ خوش طاہرہ تھی۔ اس وقت بھی وہ میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ فوزیہ بہت خوبصورت لڑکی ہے، مجھے پسند ہے۔ شکریہ، لیکن یہ فیصلہ آپ نے کب کیا؟ بس اچانک۔ سب کے منہ بنے ہوئے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ آپ اپنا خیال رکھیں ہارون بھائی، کہیں کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ تم بے فکر رہو طاہرہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہائے بیچاری ناکام لڑکیاں، بری حالت ہے سب کی۔ ہاں یہ تو ہے۔ بہرحال دیر تک ہم گفتگو کرتے رہے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا تھا۔ پھر شادی کا دن آ گیا۔ میری کوشش سے بہت کم لوگوں کو دعوت دی گئی تھی۔ میں نے دادا جان سے کہا تھا کہ شادی کے بعد ایک عام تقریب کر دی جائے گی۔ اس وقت معاملہ گھر کے لوگوں تک ہی رہے گا۔ نکاح کے وقت جہانگیر صاحب بھی موجود تھے۔ قاضی صاحب نے رجسٹر کھولا اور دلہا اور دلہن کا نام پوچھا۔ دلہا کا نام سردار علی ولد محمود علی لکھیے، جہانگیر صاحب نے کہا، اور نزدیک بیٹھے ہوئے افضال صاحب کام کر رہ گئے۔ دوسرے لوگ بھی منہ پھاڑ کر رہ گئے تھے۔ قاضی کا قلم چل پڑا تھا۔ دلہن کا نام؟ قاضی صاحب نے پوچھا۔ نجمہ بیگم بنت وہاب احمد۔ جہانگیر صاحب بولے۔ جہانگیر، یہ کیا لغویت ہے؟ یہ کس کا نام ہے؟ اس بار دادا جان نے دخل دیا۔ دلہا اور دلہن کا؟ مسعود صاحب۔ جہانگیر صاحب نے کہا۔ میں کہتا ہوں یہ کیا بکواس ہے؟ افضال صاحب نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن اس وقت دو مہمانوں نے پستول نکال کر افضال صاحب کے سینے پر رکھ دیے۔ جنبش نہ کریں افضال صاحب، ہمارا تعلق انتظامیہ سے ہے۔ آپ کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ میں کہتا ہوں میری کوٹھی میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے میری اجازت سے ہو رہا ہے دادا جان، براہ کرم آپ مداخلت نہ کریں۔ ایک آواز عقب سے ابھری اور ہارون ایک خوبصورت لباس میں اندر داخل ہو گیا۔ ایک بار پھر لوگوں پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ کبھی مجھے دیکھ رہے تھے اور کبھی ہارون کو۔ دادا جان نے سر پکڑ لیا۔ نکاح پڑھائیں قاضی صاحب، ہارون بولا، اور قاضی صاحب کارروائی کرنے لگے۔ ہارون مسعود صاحب کے پاس بیٹھ گیا۔ انتہائی عجیب حالات میں نکاح ہوا، اور نکاح کے خطبے کے بعد ہارون اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس ڈرامے کی تھوڑی سی تفصیل میں بھی بتا دوں آپ لوگوں کو کہ یہ کہانی بھی عام کہانیوں سے مختلف نہیں ہے۔ میرا ہم شکل دوست سردار علی ہی ہے، ایک نیک سیرت انسان جس نے میری بڑی مدد کی، حالانکہ وہ افضال صاحب کی سازش کا شکار ہوا تھا۔ ہارون نے ابتدا سے ایک ایک بات بتانی شروع کر دی کہ کس طرح افضال صاحب کو شدید ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ ان کے بارے میں سارا ریکارڈ پولیس کو دے دیا گیا ہے، اور محکمہ خفیہ کے 2 افسران یہاں موجود ہیں جو اپنا فرض انجام دے چکے ہیں۔ ہارون نے اشارہ کیا۔ پولیس کے افسران نے افضال صاحب کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دی تھیں، اور دادا جان ہارون سے لپٹے ہوئے تھے۔ عروسی کی رات بھی عجیب تھی۔ میں اور نجمہ عجیب سی کیفیات کا شکار تھے۔ میں نے نجمہ سے کہا کہ میں اسے اپنی سی بستی لے جاؤں گا، اپنے والدین اور بہنوں سے ملاؤں گا۔ نجمہ نے فرط مسرت سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ میں اپنے امی اور ابو سے کیا کہوں گی؟ وہ شرمگین آواز میں بولی۔ یہ ذمہ داری بھی مجھے ہی پوری کرنی ہوگی، آپ فکر نہ کریں، میں نے کہا۔ دوسری صبح حالات بدلے ہوئے تھے۔ افضال صاحب کی گرفتاری سے سبھی خوش تھے، اور پھر ابھی تو ہارون باقی تھا۔ ٹوٹی ہوئی امیدیں پھر بند گئی تھیں۔ زنگ آلود خنجر پھر تیز کیے جا رہے تھے۔ دوسرے دن سب سے پہلے میں نجمہ کے والد سے ملا۔ دادا جان اور ہارون میرے ساتھ تھے۔ وہاب علی صاحب کو پوری تفصیل بتائی گئی اور وہ رونے لگے۔ جو کام مجھے کرنا تھا وہ آپ لوگوں نے انجام دیا۔ بہرحال میری بیٹی عزت سے چلی گئی۔ خدا کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ پھر میں نے چند روز کے بعد ہارون سے بات کی۔ میرا کام ختم ہو گیا ہارون صاحب،
اب مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیں۔ میں نے کہا اور ہارون مجھے گھورنے لگا۔ دادا جان سے بات کر لی ہے؟ میں تو ان کا ایک ادنا غلام ہوں۔ بس بس غلام صاحب آئیے، ہارون نے کہا اور مجھے پکڑ کر دادا جان کے پاس لے گیا۔ دادا جان خوب ناراض ہوئے تھے۔ میں کہتا ہوں ایسی فضول بات تم نے سوچی ہی کیوں؟ چند روز میں ہم سب تمہاری بستی چلیں گے اور تمہارے والدین کو یہاں لے آئیں گے۔ میری خواہش ہے میرے بچوں اب تم کبھی دور نہ ہو۔ دادا جان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میں نے گردن جھکا لی۔